भारतीय जासूस रहे हैं, एनएसजी कमांडो रहे हैं, बेस्ट एनएसजी कमांडो रहे हैं, स्नाइपर रहे हैं। 139 लोगों को आपने टपकाया है कि भगवान की दया से मतलब सेफ बिल्कुल जैसा गया था, पूरा बॉडी के पूरे पार्ट्स के साथ यहीं पर हूं। क्या देश की एजेंसीज ऐसे काम करती हैं? लॉरेंस बिश्नोई मोदी का आदमी हो सकता है? इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी या हिंदुस्तान को थ्रेट देने की कोशिश करी, वो तो जाएगा सर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। गैंग वॉर तो चलता रहेगा सर, लेकिन जितने भी किलिंग हुई है, एक आदमी बोल दे कि वो आदमी बिल्कुल सही थे, वो चाहें आज की डेट में तो ये खालिस्तानी पन्नू को खत्म कर सकते हैं। तुम यार कनाडा, तुम्हारे पास वो क्षेत्रफल है ना, एक वहीं बसा दो ना एक खालिस्तान। क्यों? ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये गेम है सर, दुनिया का एक गेम है। चाहे आप उसको खालिस्तान मूवमेंट बता दो, ठीक है, IIS बता दो, XYZ कोई भी टेररिज्म बताओ, ये क्या है? ये उनको फंडिंग कमाने का तरीका है। आप यहीं पाक में देख लो, हाफिज को देख लो, मौलाना मसद अजहर को देख लो। कभी इनके बच्चों की हिस्ट्री पूछो यार कि अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? यार तुम अगर इतना ही प्यार करते हो अपने देश से, तुम्हारे को इतना ही बड़ा इस्लाम है, अपने बच्चे के बॉडी में बॉम्ब बनाकर भेजो ना। तुम्हारे बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। ये रॉ के एजेंट की जिंदगी कितने खतरनाक होती है। एक स्पाई सर 99 काम सही करेगा, तब भी उसको कोई मेडल, बस वो एक काम गलत कर दे, उसको फांसी की सजा मिलेगी सर। आपने मोदी जी को करीब से देखा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका पर्सोना, आपको क्या महसूस हुआ? बिल्कुल जिस गाड़ी में वो थे, मैं उनका डेल्टा 1 उनकी गाड़ी में ही बैठकर चलता था हर चीज पर, कि भीड़ के अंदर गाड़ी रोककर उस सिक्योरिटी वाले से बात करा सर। मैं एक ऐसे लीडर का नाम नहीं बताऊंगा अभी, मैं उनकी सिक्योरिटी में था। देन उन्होंने मुझे मेरे अपने ऑफिस में बुलाया, तो बोले कि वो सब लोग आएंगे और मैं बोलूंगा कि आने दो, आने दो, आप आने मत देना। सर ये क्या? मैंने कहा गलत तो नहीं सुना। ये भी बताइए कि आप तो चूंकि कांग्रेस के रिजीम में भी आप काम कर रहे थे, आप मोदी सरकार में भी काम कर रहे थे, उन दोनों में अगर एक स्पाई या एक रॉ एजेंट के तौर पर आपको पूछूं, आपको क्या फर्क दिखा? तो वर्क करते समय क्या है कि हमारे को ऑर्डर्स नहीं थे फायर करने के। फायर नहीं कर सकते? फायर करने के ऑर्डर नहीं थे सर, चाहे कुछ भी। वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए आपका। 30 साल से जहां इंडियन आर्मी रुकी हुई है, आपने पूरा कैंप खाली करवा दिया और कैंप सिविल को दे दिया कि तुम खुश रहो करके। तब की सरकार ने इनका बस चले सर। अगर इनसे कोई ये बोले कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, तुम हिंदुस्तान हमें दे दो, साइन करके बोलेंगे यार तुम इंडिया ले लो, हम तो US में सेटल हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स ऑपरेशंस। हमारी दुनिया के अंदर फॉल्स ऑपरेशंस बोलते हैं, जो पाकिस्तान बहुत चलाती है। पाकिस्तान आर्मी क्या करती है? अभी जस्ट एक इंसिडेंट किया इन्होंने कुछ दिन पहले, अपनी लेफ्टिनेंट कर्नल को मार दिया सर। अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा और नाम लगा दिया बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर। लड़की को आपको हनी ट्रैप करना था, आप खुद गए हनी ट्रैप हुए और आप लड़की से इंफॉर्मेशन निकाल के चले आए। बस हमने उससे जो भी हमारे को चीजें चाहिए थे हम लेके आ गए सर। उसने जैसे ही हमको देखा तो उसने कुछ कोड बोला और इतना हमारा स्कॉट समझ नहीं पाया। उसने एक ब्रस्ट मारा 5-6 राउंड का। फ्रेंड को भी नहीं लगी, मेरे को भी नहीं लगी, हम तीनों को नहीं लगी। तो जब सुबह फर्स्ट लाइट हुई तो फर्स्ट लाइट में देखा कि मेरे जो सीनियर पीछे थे उनका सर ही नहीं है सर। अब आप उसको ईश्वर बोलो। जब उसका पहला राउंड फंस गया तो उसका कॉकिंग एंगल पीछे की तरफ नहीं आया, उसका चैम्बर में राउंड फंस गया। तो उसने बोला कि यार मेरा भगवान मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ था। स्नैपर कभी नॉर्मल आदमी को मारने के लिए बना ही नहीं है सर। वो बना किसको मारने के लिए है कि आप उस ब्रेन को खत्म कर दो जिस ब्रेन की प्लानिंग है। हमारी जो जितनी भी एजेंसीज है, गवर्नमेंट ने फुल पावर दी सर, ठीक है, कि एक्शन करो करके ऑल आउट ऑपरेशन निकाले ना सर। आज भी चल रहे हैं ना, घुस के मारो, एक एक को मारो करके, कि अगर दाऊद मर भी जाएगा तो 10 साल तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा दाऊद मर चुका है करके। दाऊद 10 साल के बाद भी जिंदा रहेगा। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हमारा प्रयास किसी भी विषय को थोड़ा सा ऊपर उठकर टॉप एंगल से देखने का, ताकि आप उसे वृहद तौर पर देख पाएं और बेहतर ढंग से समझ पाएं। और आज देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी लगा देने वालों की जिंदगी के बारे में समझने में हमें टॉप एंगल से उस जिंदगी को देखने, देश के बारे में देखने और समझने में मदद करेंगे। लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुशांत जी। और लक्ष्मण जी के बारे में मैं आपको बता दूं, जिनको लक्की बिष्ट के तौर पर आपने पहले भी देखा होगा, वो भारतीय जासूस रहे हैं, एनएसजी कमांडो रहे हैं, बेस्ट एनएसजी कमांडो रहे हैं, स्नाइपर रहे हैं। 139 लोगों को आपने टपकाया है और नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी में रहे हैं, रॉ एजेंट रहे हैं। मतलब नाम आपका लक्ष्मण है और आप देश के लिए हनुमान वाली भूमिका में रहते हैं। सर, दादी ने रखा था मेरा नाम, है ना, तो फिर धीरे धीरे नाम चेंज हुए, बहुत सारे नाम आए, तो लास्ट में लक्की बिष्ट पर ही अटक गए। तो नाम आपके लिए लक्की भी है, क्योंकि इतना तूफानी काम करने के बाद आप यहाँ बैठे हैं, ये भी बहुत लक की बात है। नहीं बिल्कुल सर, मैं मतलब ईश्वर का हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि मतलब सब जगह सब काम करके आज मतलब कि भगवान की दया से मतलब सेफ बिल्कुल जैसा गया था, पूरा बॉडी के पूरे पार्ट्स के साथ यहीं पर हूँ। लेकिन आप जो एक रॉ एजेंट, एनएसजी कमांडो, स्नाइपर, जो आपकी ज़िंदगी रही है, वो तो मतलब जितना हमने फिल्मों में देखा है उससे तो लगता है बहुत ही तूफ़ानी रही होगी। क्या आप वो तूफ़ानी ज़िंदगी जीने के शौकीन टाइप हैं, या क्या रहा कि आप इतना सब कुछ कर गए?
स्टार्टिंग मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैंने शुरू से ही कहा था कि यार मैं यही करूँगा करके। पहले तो देखो जब हम लोग एज ए टीन एजर्स 12-15 साल के आसपास होते हैं, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है करके। हर बारी हम एक नया ड्रीम देखते हैं, कभी सोचते हैं डॉक्टर बन जाएंगे, कभी इंजीनियर, कभी पायलट, है ना। तो स्कूल लाइफ में यही था। तो सडनली एक बारी लगभग स्कूल लाइफ से ही मैंने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन कर ली। तो फिर पता ही नहीं चला, फिर धीरे धीरे सब कुछ होता गया। फिर हम लोग जो ट्रेनिंग करना शुरू किया, मतलब जिस चीज़ के लिए सरकार ने मुझे तैयार किया, फिर मेरा वही काम हो गया सर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिफरेंट है। जिस चीज़ के लिए मुझे उन्होंने जो सिखाया कि मुझे करना क्या है करके, और लाइफ में मैंने वही किया। और देश में बहुत सारे अननोन लक्की बिस्ट हैं जो देश के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं किस तरह से वो गुमनामी में देश की सेवा कर रहे हैं, और इसलिए आपसे बात करके बहुत चीज़ें पता चलेंगी। एक चीज़ जिससे मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एनएसजी में भी रहे, आप रॉ में भी रहे, आपको बेहतर पता होगा। एक जो कहानी आजकल लोग सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो है वो नरेंद्र मोदी का आदमी है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो लोगों को या देश के दुश्मनों को ठिकाने लगवा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के जरिए। क्या देश की एजेंसीज ऐसे काम करती हैं? लॉरेंस बिश्नोई मोदी का आदमी हो सकता है? सर देखो, जो लोग सिर्फ बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं उनसे ये पूछिएगा सर आप वो पर्सनल कितना जानते हैं, है ना। आज जो भी लोग ये बात करते हैं, चाहे वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को कितना पर्सनली जानते हैं, अमित शाह सर को पर्सनल कितना जानते हैं, या उनमें से कोई आदमी कितना पर्सनल लॉरेंस को जानता है सर। जो उन्होंने सुना सिर्फ वो बोला, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एक हमारे पास सर दुनिया की बेस्ट फोर्स है, मतलब पूरी दुनिया की बेस्ट फोर्स। अगर आप दुनिया के अंदर जाकर पूछो या हमारे दुश्मनों से पूछो तो वो बताएंगे यार हमारी फोर्सेस के बारे में। तो हमारे पास, हमारे को ज़रूरत नहीं है सर किसी की भी। हमारे पास हमारे खुद के सोल्जर्स, हमारे एजेंट्स दुनिया के किसी भी कोने में हमारे एनिमी को मारने के लिए बहुत हैं सर, है ना। तो हमारे को ज़रूरत नहीं है, मतलब आज मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं है कि अंदर बैठे हुए किसी आदमी से वो कहेंगे तुम मारो करके। हमारे पास वेल ट्रेंड है सर, जिन्हें ज़िंदगी में ट्रेनिंग लेकर आई है, और दुनिया के हर कोने में है। जिसने भी मतलब इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी या हिंदुस्तान को थ्रेट देने की कोशिश करी, वो तो जाएगा सर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। देखो हम विश्वास रखता है हिंसा में, हम कभी किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन कोई हमारे को देखेगा तो फिर इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम चुप रहेंगे। तो उसके लिए ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हैं सर, लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना, वो हमेशा ही बोलते रहेंगे। और जितना लॉरेंस बिश्नोई को हम समझ पाए, भाई लॉरेंस बिश्नोई का कोई वर्जन तो है नहीं जो है सोशल मीडिया पर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो भी कहीं पर भी, जैसे निज्जर की हत्या हुई तो उसने एक्सेप्ट किया कि भाई हमने कराया, या कहीं और उसने जिम्मेदारी ले ली, या जैसे अभी बाबा सिद्दीकी के केस में उसने जिम्मेदारी ले ली। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और सरकार का कोई कनेक्शन हो ये तो दिखता नहीं। उल्टे ये दिखता है कि एनआईए जो है वो लॉरेंस बिश्नोई या अनमोल बिश्नोई पर अब एक्शन ले रही है और लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। तो ये कहानी आपको समझ में आई कि कैसे बुनी गई? सर देखो, एक्चुअली क्या होता है कि लॉरेंस, अगर आप देखो स्टार्टिंग में भी 79 केसेस है लॉरेंस के ऊपर। शायद अगर बाबा सिद्दीकी वाला भी, अगर महाराष्ट्र पुलिस उसको उसके चार्जशीट में पुटअप करती है तो 80वां केस होगा। अनमोल के ऊपर एनआईए ने भी 10 लाख का इनाम लगा दिया। देखो, गैंग वॉर तो चलता रहेगा सर, लेकिन जितने भी किलिंग हुई है, एक आदमी बोल दे कि वो आदमी बिल्कुल सही थे। आज तक जितनी भी किलिंगें हुई हैं, चाहे इस गैंग से हुई है, लॉरेंस से हुई है, किसी ने भी, किसी का कहीं ना कहीं कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा है। अगर आप सिद्धू मूसेवाले केस में भी जाते हैं तो एनआईए बोलती है यार सिद्धू मूसेवाले का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन खालिस्तान के साथ मूवमेंट रह करके। अगर आप फिर सुखदेव सिंह गोगामणि के कनेक्शन में आते हैं तो बोलते हैं, लोकल्स बोलते हैं वहाँ पर जितने भी हैं कि यार वो भी क्या कहते हैं ज़मीनों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर उनका भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट लाइन के ऊपर वो भी हाथ डाल रहे थे करके। अब यहाँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर आप आते हैं तो बाबा सिद्दीकी का हम नहीं बोलते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र पुलिस से, एनआईए से पूछो, कहीं ना कहीं उनके भी कनेक्शन सर डी तक हैं। तो ये तो देखो, अब आप ये नहीं बोल सकते कि कोई साधु संत मरा है सर, जो मर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ना। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर आप वेपन उठाओगे, गलत करोगे, वो घूम के आएगा आपके पास कभी ना कभी। अगर आप किसी के लिए वेपन उठा रहे हैं, अगर आप किसी के लिए अंगुली उठा रहे हैं तो किसी भी रूप के ऊपर आपके आएगा। आप उसको गवर्नमेंट से कैसे जोड़ रहे हैं? आप उसको गवर्नमेंट से क्यों जोड़ रहे हैं? जो भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कोई मतलब क्या किसी गवर्नमेंट के किसी सरकारी आदमी ने या कोई ऑफिशियल आदमी ने मारा, या कहीं पर कोई भी ऐसा एविडेंस है किसी के पास, वो एक एविडेंस दिखा दे कि लॉरेंस या उसके जो भी लोग हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास खुद के इतने काबिल लोग हैं, एजेंट्स हैं और सैनिक हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग हैं कि अगर वो चाहें आज की डेट में
तो ये खालिस्तानी पन्नू को ख़त्म कर सकते हैं? सर गवर्नमेंट देखो क्या है, एक मुद्दा खाली कनाडा आजकल मुद्दा उठा रहा है कि भाई उसने अगेंस्ट हो गया इंडिया के, सिर्फ एक वोट बैंक सर, क्योंकि उसको पता है, वहां के पीएम को मालूम है यार कि पंजाबियों का एक अलग से वोट बैंक है करके, और वो बोलता है यार मैं अगेंस्ट इंडिया के हो गया करके, क्योंकि उसको वोट चाहिए सर। यार अगर तुम इतने ही प्यार कर रहे हो खालिस्तानियों से, तुम यार कनाडा तुम्हारे पास जो क्षेत्रफल है ना, एक वहीं बसा दो ना एक खालिस्तान। क्यों हमारे देश को क्यों प्रॉब्लम में डाल रहे हो भाई? क्यों बार बार छोटे छोटे मुद्दे कर रहे हो? और ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटे से कुछ एक लोग 10-15 लोग क्या होते हैं कनाडा के अंदर एक प्रोटेस्ट करते हैं सर, और वो आपको मीडिया में इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देंगे कि 10 एंगल से कैमरे लगाएंगे, आपको लगा हजारों लोगों का। अब रियल ग्राउंड की हालत पूछो ना सर, गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी, मैंने आपको बोला कि हमारे देश को जो भी थ्रेट देगा वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा सर, वो नहीं बचेगा, क्योंकि आज की वो गवर्नमेंट नहीं है, इससे पर एक प्रेजेंट टाइम के अंदर एक लीडर है, वो ये नहीं सोचते कि यार तुम जाके एक सर्जिकल स्ट्राइक करो। अगर आप पूछो किसी से तो इसके कितने नेगेटिव हो सकते हैं सर, लेकिन रिस्क आप सोच रहे हैं, एक फोर्स किसी देश के अंदर घुस रही है, इसका मतलब आपके पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। किसी देश के अंदर घुस के वहां के टेररिज्म को खत्म करना, यानी कि उस देश पर अटैक माना जाएगा सर। आप उस देश की टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लीडर ले रहा है ना रिस्क कि नहीं भाई मैं खत्म कर दूंगा, तुम कहीं भी होगे करके। सही बात है। और जिनको खालिस्तान की बड़ी आग लगी है, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि अगर तुम इतने ही काबिल हो, तुमको तो दूसरे देश में जाके पैसा कमाना पड़ा। बिल्कुल, अगर तुम देश चलाने की काबिलियत रखते तो जिस देश में थे वहीं कुछ अद्भुत ऐसा कर लेते कि तुम यहीं कमा लेते। तुमको तो बाहर जाके पैसा कमाना पड़ा, और अब तुमको अलग देश चाहिए। ये क्या है सर, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये गेम है सर, दुनिया का एक गेम है। चाहे आप उसको खालिस्तान मूवमेंट बता दो, ठीक है, IIS बता दो, XYZ कोई भी टेररिज्म बताओ, ये क्या है, ये उनको फंडिंग कमाने का तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वेस्टर्न के कुछ एक देश जो नहीं चाहते कि यार एशिया के अंदर हिंदुस्तान एक पावरफुल देश उभर कर आए करके, वो क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक इंसर्जेंट ग्रुप को फंडिंग देना शुरू करता है। तुम एक काम करो, अलग नॉर्थ ईस्ट की मांग करो करके। यहां पर खालिस्तान उसको बोलता है कि दबा के फंडिंग आ रही है, तुम क्या करो, खालिस्तान की मांग करो। जो मांग कर रहे हैं उनको भी पता है कभी कुछ नहीं होना, लेकिन उनको भी पैसा मिल रहा है सर। गेम सिर्फ बिजनेस है। उन्हें पता है कि मतलब खालिस्तान तो बहुत दूर की बात, कि हिंदुस्तान में एक सुई की नोक की जितनी धरती नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है, इस नाम के थ्रू नए नए लोगों को मतलब ब्रेन वॉश करना, ठीक है, कि एक नया देश बनाएंगे, क्योंकि पीछे से फंडिंग आ रहा है ना सर। ये उनका रोजगार है, ये उनका रोजगार है, जिसको मतलब दुनिया एक खालिस्तान मूवमेंट देख रही है। अगर आप ग्राउंड पर आकर देखो तो एक बिजनेस है भाई। आप किसी भी लीडर्स को देख लो बड़े, जो बोलता है कि यार मैं ये करूंगा, आप यहीं पाक में देख लो, हाफिज को देख लो, मौलाना मसद अजहर को देख लो, कभी इनके बच्चों की हिस्ट्री पूछो यार कि अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते। यार तुम अगर इतना ही प्यार करते हो अपने देश से, तुम्हारे को इतना ही बड़ा इस्लाम है, अपने बच्चे की बॉडी में बॉम्ब बनाकर भेजो ना। तुम्हारे बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम बेचारे गरीब गरीब घर से बच्चों को उठा के लेके आ रहे हो, उनको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, और लास्ट में डेड बॉडी पहचानने के लिए भी मना कर देते हो। वो तो पाकिस्तान की फौज अपने सैनिकों का नहीं बॉडी लेती है, तो वो तो आतंकवादी है फिर भी। बिल्कुल सर। लेकिन लकी भाई ये भी बताइए कि ये जब हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करते हैं, रॉ की बात करते हैं, अभी आपको याद होगा हाल में खबर आई कि पन्नू को लेकर आया था कि उसको मारने ही वाले थे। कई लोगों को तो बड़ा अफसोस हुआ, मुझे भी अफसोस हुआ कि निपट जाता तो अच्छा ही था। लेकिन उसमें जिस पूर्व रॉ अधिकारी का नाम आया, उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई कई लोग भारत में मोदी विरोध के चक्कर में उसको भी विलन के तौर पे दिखा। सर उनसे ये पूछिए, जो भी लोग हैं उनसे पहले क्वेश्चन करिए सर कि यार जिस भी RNW एजेंट का इसमें नाम आया, एक पन्नू, वर्ल्ड के अंदर कितनी जनसंख्या है सर, 600-700 करोड़ की जनसंख्या है भाई, उसी आदमी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? कोई जमीन का झगड़ा थोड़ी ना चल रहा है किसी का। या एक आदमी US में बैठा हुआ है, ना उसने मेरी जमीन छीन रखी है ना कुछ, एक सोल्जर है सर, उसको लगता है कि ये मेरे देश के लिए अच्छा नहीं है, मेरे देश के हित के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, वो धरती के किसी भी कोने में जाएगा, उसका काम है सर, उसको सिखाया यही गया है। अगर एक आदमी, एक चीज बताइए, एक आदमी डॉक्टर बन रहा है, वो लोगों का इलाज करता है सर, एक आदमी टीचर बन रहा है, वो लोगों को पढ़ाता है, ठीक है, एक इंजीनियर बनता है, वो बिल्डिंग्स बनाता है, तो वैसे ही एक आदमी एक एजेंट बनता है, एक सोल्जर बनता है, उसका काम है अपने एनिमी को मारना। ये उसका कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है सर, कि जैसे लोग जोड़ रहे हैं। उन लोगों से ये पूछो यार कि अगर वो पन्नू को टारगेट कर रहा था, क्या पन्नू का उसका पर्सनल झगड़ा है क्या?
जो तुम उसको विलन बना रहे हो, उसको तो सिर्फ अपने देश के लिए कर रहे हो। और जो जो ये लोग पीछे बोलने वाले हैं, इन लोगों को ये समझ में आना चाहिए सर, अगर ये लोग अपना काम करना बंद कर देंगे ना, एजेंसीज अपना काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, एजेंट अपना काम करना बंद कर देंगे, तो इनको बोलना यार तुम प्रोटेस्ट तो बहुत दूर की बात, अपने घर से निकल के देख लेना करके। ये रॉ के एजेंट की ज़िंदगी कितने ख़तरनाक होती है, और जब ये पता होता है कि भाई कोई रिकग्निशन नहीं मिलना, कई बार आप पकड़े जाएंगे तो हो सकता है सरकार को भी डिसोन करना पड़ जाए आपको, ऐसी भी स्थिति आती है, उस ज़िंदगी को जीना और कितने ख़तरे में जीना पड़ता है एक रॉ एजेंट को। सर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दुनिया का वो काम जो आप कर रहे हैं, आपको कभी पहले मतलब आपने, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं सर, हम बोलते हैं कि यार हम कर्म मतलब हमें अपना कर्म करना चाहिए करके, हमें फल नहीं देखना चाहिए। ये उदाहरण एक एजेंट के साथ आता है सर। मुझे दुनिया के अंदर कोई दूसरी काम बता दो, धरती का कोई भी काम जो आदमी करते हैं, उस काम में हर आदमी को पता है यार मुझे मेडल्स मिलेंगे, मुझे नाम मिलेगा। दुनिया का इकलौता काम है सर, आप धरती का कितना भी बड़ा काम कर दो, आपका कभी नाम नहीं आएगा, आपको कभी मेडल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक स्पाई के लिए, एक स्पाई सर 99 काम सही करेगा, तब भी उसको कोई मेडल, बस वो एक काम गलत कर दे उसको फांसी की सजा मिलेगी सर, वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। तो मतलब मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए। सही बात है ना। एक आदमी जो इन्हीं लोगों के खिलाफ आज रोड पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से सर वो भी क्या, उनसे बोल रहे यार तुम सिर्फ एक अपने नाम के लिए, ताकि मीडिया पर आए, चीजें आए, दूसरे को ट्रोल कर सकें, दूसरी गवर्नमेंट को मतलब लोगों के सामने दिखा सकें करके, उनको बोलो तुम अपनी एक दिन की जिंदगी तो जीकर दिखा दो यार सर। कभी मतलब उनको बोलना, जो प्रोटेस्ट करते हैं रोड पर आकर, इनको बोलना कभी ग्लेशियर सियाचिन में जाके देखो, -40 डिग्री टेम्परेचर पर एक दिन 1 घंटा नहीं निकाल पाएंगे। इनको जैसलमेर में खड़ा होकर बोलना कि यार एक दिन जैसलमेर में निकाल दो करके, सांप बिच्छू 50 डिग्री टेम्परेचर पर, तभी लोगों को पता चलेगा सर। ये कहना बहुत आसान है, दिन भर ये लोग एसी में बैठ के बात करेंगे, शाम को कैंडल लेके आ जाएंगे, शाम को मार्च लगाना मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और देखेंगे यार वो मतलब प्रोटेस्ट करने भी जाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के कि भाई कैमरे में बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल देखो ड्रेस सही है, बैकग्राउंड सही है करके। तो सर आम लोगों को समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं करके। सही बात। और आम लोग मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं, बिल्कुल सर 100% समझ रहे हैं, तभी एक लीडर तीसरी बार आया है ना सर। लोग समझ रहे हैं तभी तीसरी बार एक लीडर आए। आप जब नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में थे, तब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के। हम लोग तो बतौर पत्रकार पीएम से मिले हैं कई बार, लेकिन आप जब उनकी सिक्योरिटी में थे, आपने मोदी जी को करीब से देखा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका पर्सोना, आपको क्या महसूस हुआ? सर मैं मतलब पर्सनली कहूँ तो मैं मतलब बिल्कुल जिस गाड़ी में वो थे, मैं उनका डेल्टा 1 उनकी गाड़ी में ही बैठकर चलता था हर चीज़ पर। तो मैंने कभी एक लीडर सर, मैं बहुत सारे लीडर्स के साथ रहा, ऐसा नहीं मतलब जिनको भी NSG का जेट प्लस ब्लैक कैट कवर था, मैं उनके साथ रहा, सब लोगों के साथ। कभी SPG के भी आते थे तो उन मतलब नियर में हम लोग रहते थे साथ में। तो लेकिन मैंने कभी उनको लीव लेते हुए नहीं देखा सर आज तक, मोदी जी को। मैंने अपनी मतलब मैं उनके साथ 92 डेज रहा, मैंने 92 डेज में से कभी लीव नहीं देखा सर, कभी छुट्टी नहीं देखी कि मोदी सर ने कभी छुट्टी लिया हो। यहाँ तक कि जो लोग आज देख रहे हैं ना सर कि मतलब कि रक्षाबंधन के अंदर गुजरात की बहुत सारी लड़कियां आके राखी बांधना, दीपावली में, ये तो आज लोग वो देखते हैं। शायद उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जब वो गुजरात के CM हुआ करते थे तब भी वो दीपावली एक सोल्जर के साथ ही बनाते थे। आप मुझे किसी दूसरे स्टेट के, आजकल ट्रेंड्स चल रहा है जब ना कोई मतलब इतना हाईलाइट नहीं, तब भी मैंने उनको देखा है, लेकिन मैंने उनको कभी मतलब वो नहीं देखा कि यार आज उनकी एज के हिसाब से आज लोग देखो सर, इस टाइम के अंदर लोग अपना काम वाम सब छोड़ के, एक आदमी को क्या पड़ा है कि 24x7 आवर काम करने का, उनको क्या मतलब सर। तो उस दौर में प्रधानमंत्री या उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बात व्यवहार कैसा था? जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी में, उनसे किस तरह का बात? सर देखो मोदी सर का मतलब एक बहुत ही अच्छे पर्सन, एक अच्छे आदमी, बहुत ही मतलब कि अगर एक इंसान अच्छे नहीं होते ना सर तो यहाँ तक नहीं पहुँचते सर। आज दुनिया में ग्लोबल लीडर्स में है सर, कहीं ना कहीं इंसान की अच्छाई होगी जो वहाँ तक पहुँचा है। अगर आप दुनिया में कितनी भी बुराई कर लो सर, कितनी भी आप मतलब कितना भी वो कह दो, कितनी भी बुराइयां निकाल दो, कुछ तो अच्छाई होगी कि पूरा दुनिया मान रहा है सर। आप नहीं मान रहे बस, लेकिन पूरा वर्ल्ड मान रहा है। मोदी जी का अभी हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी में उनके लगे रहते हैं, वो बेचारे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी वो बिल्कुल सर आ जाते हैं, बिल्कुल बहुत मतलब सिक्योरिटी वो बीच में मतलब अगर आप चल भी रहे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जस्ट एक बार हम जा रहे थे, एक प्रोग्राम था हमारा,
शायद अहमदाबाद में था या सूरत में प्रोग्राम था, मुझे ध्यान नहीं है। गए तो उनकी सिक्योरिटी का कोई पुराना बंदा मिला, तो सर उन्हें गाड़ी मतलब उनके अंदर एक चीज़ और खासियत है सर, आपसे मिल लिए तो 10 साल के बाद भी आपको नाम के साथ याद रखेंगे। अब इसको आप गॉड गिफ्ट बोलो या कुछ भी बोलो, कि मतलब कि भीड़ के अंदर गाड़ी रोककर उस सिक्योरिटी वाले से बात करा सर, मतलब वो नाम के साथ। मतलब एक खासियत किसी लोगों की होती है कि लोग अगर 10 साल 20 साल के बाद भी उसको देखे तो कभी नहीं भूलते। ये भी उनको एक गॉड गिफ्ट है सर, कि जिससे एक बार वो मिल लिए उसे कभी वापस नहीं भूलते चीज़ें। तो लेकिन सिक्योरिटी वालों को तो तनाव हो जाता है ना कि होता है, कहीं भी वो बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल होता है सर, चलते से। मैं कह तो रहा हूँ कि सिक्योरिटी वायलेशन ना सर, क्योंकि आप जा रहे हैं एकदम से, आप मिल लिए, पब्लिक से चीज़ें मिल लिए कहीं भी है, तो सिक्योरिटी में तो प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी वायलेशन है। लेकिन एक आदमी को सर आप एक सोचिए कि एक जा रहे हैं, एक उस टाइम चलो सीएम है, उनको क्या पड़ी है गाड़ी रोक के, मतलब गाड़ी रोक कर मिलने की, सही बात है ना। लेकिन नहीं कि यार नहीं, कभी ये साथ में रहा, गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के उससे कम से कम 10 मिनट 12 मिनट बात करा सर, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यहाँ तो बिल्कुल मतलब लोग अपने खास वाले को भी बोलते हैं भाई आना मत करके। मैं एक ऐसे लीडर का नाम नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, मैं उनकी सिक्योरिटी में था, देन उन्होंने मुझे मेरे अपने ऑफिस में बुलाया, तो ऑफिस में बुलाने के बाद मुझे बोले हो कि हम अभी एक प्रोग्राम में जा रहे हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल। तो बोला कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, हमारे एमएलए होंगे, एमपीज होंगे। मैंने कहा सर बिल्कुल। तो बोले कि वो सब लोग आएंगे और मैं बोलूँगा कि आने दो आने दो, आप आने मत देना। अरे यार, मैंने कहा सर ये क्या, मैंने कहा गलत तो नहीं सुना, कई बार हो सकता है कि यार मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने कहा सर मतलब, बोले कि मैं कहूँगा आने दो, आप आने मत देना। तो आप लोगों की थिंकिंग देखो सर, एक लीडर, मतलब मैं क्या नाम बोलूं, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कहूंगा आने दो, आप आने मत देना। लोग कितने चाव से सर, कैसे, मतलब मुझे देख कर वो उस दिन देखा मैंने कि लोग सर अपने हाथों से बना के, मतलब पेंटिंग बना के उनके लिए अपने हाथों से लेकर आ रखे हैं, कई टाइम से वहां खड़े हैं, है ना। तो बड़ा अफसोस होता है इस देख के कई बार, मतलब एक आदमी 8-8 घंटे से वहां पर खड़ा है यार, आपके लिए एक पेंटिंग बना के ला के मतलब बनाया हुआ है कि ठीक है मेरे एक लीडर आ रहे हैं जो हमारे, और आप बोल रहे हैं यार आने मत देना करके, मतलब। और उनके सामने खुद विलन नहीं मतलब दिखना है, तो विलन तो हम सिक्योरिटी वाले को बना विलन, दो कि हाँ मैं भाई बिल्कुल इसने बिल्कुल आने बिल्कुल नहीं दिया, मैं तो हाँ बुला नहीं ही रहा बिल्कुल, था। मैं तो बुला ही रहा था, मतलब विलन तो हम ही हैं सर। तो मतलब लोग हैं सर, इतना तो समझ में ही आ जाता है लोगों का। तो आज का यूथ है, उसको पता है मुझे किस किस कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। और ये तो हमेशा चलता रहेगा सर। इनसे ये पूछिएगा कि विदिन 70 साल के अंदर क्यों नहीं बोला सर, 70 साल की गवर्नमेंट में किसी ने क्यों नहीं बोला, ठीक है, जब पूरी की पूरी यूएसएसआर हमारी गवर्नमेंट चला रही थी। ये भी बताइए कि आप तो चूंकि कांग्रेस के रिजीम में भी आप काम कर रहे थे, आप मोदी सरकार में भी काम कर रहे थे, उन दोनों में अगर एक स्पाई या एक रॉ एजेंट के तौर पर आपको पूछूं, आपको क्या फर्क दिखा? सर पहले क्या था, जब हम लोग वर्क करते थे तो वर्क करते समय क्या है कि हमारे को ऑर्डर्स नहीं थे फायर करने के, फायर नहीं कर सकते, फायर करने के ऑर्डर नहीं थे सर। चाहे कुछ भी, वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए आपका, है ना। चाहे कोई बात नहीं, तुम मरोगे 10 सोल्जर रेडी है हमारे लिए, लेकिन मेरा वोट खराब नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, आप जा रहे हैं बट आप फायर नहीं करोगे सर। तो आप उस सिचुएशन को हैंडल, सर आप एक सोल्जर का, आप एक फोर्स का मनोबल ही खत्म कर दे रहे हैं सर। मतलब मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, 2005 का इंसिडेंट। हमारी फोर्स ने, मतलब हम एक लेडी को ढूंढ रहे थे कई टाइम से नॉर्थ ईस्ट में, और हमारे को 100% पता था कि ये सीआई से इसको ट्रेंड किया हुआ है करके, और उसने कई आर्मी वालों को ब्लास्ट में मारा था सर, मतलब बहुत सारा ब्लास्ट में मारा उसने। और एक बार ही क्या हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आर्मी ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको लेकर आए, और लेने के दौरान जब वो भाग कर गई सर, उसने एकदम से क्या हुआ, वो निकली तो और एक ब्रस्ट फायर मारा। जब देखो सोल्जर से निकल रहे तो सोल्जर ने एक ब्रस्ट फायर मारा। एक्चुअली क्या होता है, जब बुलेट चलती है, गोली जब भी चलती है, तो देन जब भी कोई असॉल्ट राइफल की गोली चलती है तो आगे से जहाँ से बुलेट एंटर होती है वहाँ एक हल्का सा होल होता है, बट पीछे से बहुत बड़ा ब्लास्ट करके बाहर, मतलब पूरा मांस निकाल के लेके जाता है। तो सेम जब वो मिलिटेंट लड़की दौड़ रही थी तो उसके पीछे से 6-7 राउंड का ब्रस्ट मारा, और यहाँ गोली लगी और उसका हिस्सा निकाल के चला गया वो पूरा। तो उसको प्रोटेस्ट कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि भाई आर्मी ने क्या कहते हैं, रेप किया, रेप करने के बाद मार दिया, है ना सर। अब ये समझ सकते हैं कि बजाय मतलब एक आर्मी का कि नहीं यार भाई ये मिलिटेंट है और क्वेरीज इस पर एक इंक्वायरी बैठेगी करके, नहीं,
बोला ये पूरी आर्मी को यहाँ से खाली कर दो और ये पूरी जमीन इनको दे दो, तो आगे क्या करेगा आदमी? मतलब इससे बड़ा आप क्या लोगे सर कि आप बोलते हो कि आर्मी को हम यहाँ से मूव कर देंगे, और आर्मी का जो कैंप जो पिछले 25-30 साल से जहां इंडियन आर्मी रुकी हुई है, आपने पूरा कैंप खाली करवा दिया और कैंप सिविल को दे दिया कि तुम खुश रहो करके। तब की सरकार ने और लोगों को बोलना सर ये बहुत फेमस इंसिडेंट है, दुनिया का बहुत ही फेमस इंसिडेंट है। आप नॉर्थ ईस्ट में मनोरमा देवी पूछना किसी से तो कोई भी बताएगा। तो आदमी का मनोबल ही खत्म कर दिया, दोबारा कभी कोई सोल्जर किसी मिलिटेंट पर गोली नहीं चलाएगा सर। नहीं, कश्मीर में भी आप देखिए जो नैरेटिव देखो बिल्कुल सर, आज उठा के देखो ना, मार रहे हैं, पैलेट गन्स चला रहे हैं, या वहां पे सैनिक जो है वो रेप करते हैं। बिल्कुल। तो भाई वो सैनिक वहां पर मौजूद हैं ताकि आप जो है वो यहाँ ढंग से सो पाओ, उसको यही काम बचा है। यही काम बचा है सर। बिल्कुल नहीं, ये मैंने आपसे बोला ना सर कि ये कुछ एक लोग हैं सर, देखो हिंदुस्तान में सब नहीं है लेकिन कुछ एक लोग हैं, हम सबको बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे। लेकिन मैं ये बता दूं भाई, जो ये लोग रोड पर उतर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, इनको भी कोई ना कोई लोग फंडिंग कर रहा है पीछे से। आपको लग रहा होगा कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बीच में उतर रहे हैं, ठीक है, नारेबाजी कर रहे हैं, इनका मकसद है कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग मिल रही है। ये बिना 1 रुपीज, बिना अपने निजी फायदे के लिए ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सबसे बड़ा पैसा है, सबसे बड़ा पैसा है इनके लिए। ठीक है सर, आप कल पैसा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इनका बस चले सर। अगर इनसे कोई ये बोले कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, तुम हिंदुस्तान हमें दे दो, ये साइन करके बोलेंगे यार तुम इंडिया ले लो, हम तो यूएस में सेटल हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, ये जो लोग हैं इनको कोई ये बोल देना यार कि भाई ये देश मुझे दे दे, इस पेपर में साइन चाहिए तेरा, तो बोलेंगे सर एक साइन, तुम ऐसे 10 साइन ले ले बस, मैं अमेरिका में बस मैं अमेरिका में बस जाऊंगा। तो जब आप स्नाइपर थे, रॉ एजेंट थे, तो ऐसे माहौल में ऐसे लोगों को भी सुरक्षित रखना है, इसका तनाव होता था यार किसके लिए कर रहा हूँ ये सब? ये बोल सर बिल्कुल, मतलब देखो प्रेशर तो होता ही है ना सर, मतलब तनाव, बहुत प्रेशर रहता है सर के ऊपर कि कई बार लगता है यार, मतलब कि जैसे मुझे नहीं पसंद था, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, मैंने एनएसजी टर्नओवर 1 साल भी नहीं निकाला। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा यार ये। मैं तो मतलब जब भी क्या कहते हैं ऑपरेशंस में था, तो मैंने अपने सीनियर से एक रिक्वेस्ट करी, यार सर मुझे नहीं पता, मैंने कहा सर कि मैं 16.5 साल से ही ट्रेनिंग में लगा हूँ, बाहर हूँ, जा रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा कहीं दिल्ली मुंबई देखने का मौका मिल जाए। तो मैं आ गया एनएसजी में सर। लेकिन जब मैंने पॉलिटिक्स देखी सर, लीडर्स का देखा, तो मैंने कहा यार कि मैं कहाँ आ गया करके। और मैंने एनएसजी 1 साल भी नहीं निकाली सर। एनएसजी का टर्नओवर मेरे लिए 3 साल का टर्नओवर था एनएसजी का, और मैं एनएसजी 11 महीने में चला गया हूँ सर एनएसजी से, नेताओं को देख के। बिल्कुल, मैं अपना टर्नओवर ही नहीं निकाल पाया पूरा, कि मैं किसके लिए कर रहा हूं करके, भाई मैं ये करने नहीं आया हूं। आप स्नाइपर की भूमिका में थे, उसका कुछ बताइए, कुछ अच्छा किस्सा कहानी। देखो सर, मतलब अगर मेरे से आप पूछो, 139 ठोके आपने, मतलब मेरे से अगर ये सर, लेकिन अगर कोई भी आके ये बोले कि कोई इनोसेंट है तो आ जाए सर। जिसको भी मैंने या मुझे जो ऑर्डर्स मिले, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर। पर्सनल मतलब मेरी निजी दुश्मनी के लिए मैंने किसी ऑटो वाले को भी गाली नहीं दी आज तक। लेकिन जो गलत करेगा सर, जो गलत करेगा, जिसकी वजह से मेरे घर वाले, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे देश को नुकसान होगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो मरेगा सर। तो बहुत सारे इंसिडेंट रहे हैं सर। अभी कुछ एक लोग नेपाल के ऊपर भी मेरे ऊपर क्लेम्स कर रहे थे, कई टाइम से नेपाल में भी उनका प्रोटेक्ट हुआ। तो भाई उन लोगों से पूछो यार कि भाई वो क्या करता था करके, यार पूरी जाली करेंसी, डी कंपनी की पूरी, दाऊद की पूरी जाली करेंसी को इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ कुछ एक लोग बोलते हैं कि यार कि एक पाक के लेफ्टिनेंट कर्नल है जहीर, अभी मतलब नेपाल से गायब होने पर भी हमारा हाथ है करके। तो उनसे ये पूछो भाई, जो ISI आज ये बोलती है कि उनका लेफ्टिनेंट कर्नल नेपाल में नौकरी के लिए गया था, मैं ये बोलूँगा दुनिया को कि इस दुनिया की रिचेस्ट अगर कोई आर्मी है तो पाकिस्तान आर्मी है सर। दुनिया में जितना पैसा पाकिस्तान आर्मी के पास है उतना कहीं किसी के पास नहीं है। सुई, दुनिया की कौन सी ऐसी फौज है जो सुई से लेकर, दूध से लेकर, मसाले से लेकर रियल एस्टेट का काम करती है? सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है सर। अगर ये पाकिस्तान आर्मी सुधर जाए तो पाकिस्तान सुधर जाए सर। ये पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं चाहती कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के समझौते अच्छे हों सर, वहाँ की आवाम अच्छे से रह सके। अगर वहाँ की आवाम अच्छे से रह जाएगी तो ये पैसे कैसे कमाएंगे सर, ये टेररिज्म को कैसे भेजेंगे? क्योंकि पूरा का पूरा फंड इनके पास ही आना है ना।
अगर आप बैक हिस्ट्री में जाओ, अगर मेरे से कोई पूछे कि 1999 का वॉर क्यों हुआ करके, तो मैं तो ये बोलूंगा सर कि वहां का जनरल चाहता था तख्ता पलट करना। परवेज मुशर्रफ चाहता तख्ता पलट कब होगा सर? जब एक वॉर होगा तभी तो तख्ता पलट होगा। पावर किसके पास आएगी? आर्मी के पास आएगी। मतलब ये अपने को पावर में लाने के लिए देश का वॉर करा देते हैं। हजारों लोग मर जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपने पावर में आए। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज के जो अधिकारी हैं उनके आप बंगले देख लीजिए सर। मैं कह रहा हूं बंगले, आप उन मतलब अपने बजवा पाकिस्तान जनरल 10,000 करोड़ की संपत्ति सर। बताओ 10,000 रोल्स में घूम रहे हैं सर। दुनिया की महंगी गाड़ियां इनके पास। मैं आपसे कह, और वहां लोग 100 रुपए 150 रुपए की 200 रुपए की आटा खरीद रहे लोग बाग सर। अब बलोच, मेरे बहुत सारे लोग हैं सर बाहर, मतलब बहुत सारे, मतलब एक औरत है ना सर, एक माँ क्या बोलती है पाकिस्तान आर्मी से? एक माँ पाकिस्तान की आर्मी से ये बोल रही है बलोच की कि यार तुम मेरे बेटे की बॉडी मुझे दे दो, जिसको 15 दिन पहले लेकर गए थे। उस माँ से ये पूछो सर, वो माँ ये नहीं बोल रही है कि तुम मेरे बेटे को उठाकर लेकर गए थे, मेरा बेटा कहाँ है? उसको पता है मेरा बेटा तो मार दिया, लेकिन तुम मेरे बेटे की बॉडी मुझे दे दो करके। तो उन माँ से पूछो सर क्या हाल कर रखा पाकिस्तान ने बलोच के अंदर। पूरे घर के घर उजाड़ दिए सर। सही बात। तभी तो इतना विरोध वहां चल रहा है। और बिल्कुल, और नहीं वहां विरोध चल रहा है सर, यहां भी कम नहीं है हमारे यहां। मैंने आपको बोला ना जो रोडों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे ये पूछना सर आप किस चीज का कर रहे हो, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो भाई? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? सही बात। इनके घर में बोला नल में पानी नहीं आया, तो यार नल में पानी नहीं आया, प्रधानमंत्री लगाएंगे आपके घर पर नल में पानी? अरे जब आपने जब वोट दिया था, जब वोट देने गए थे तो दारू की बोतल चाहिए थी आपको, ठीक है, कि नेताजी दारू की बोतलें चाहिए करके, मेरे कॉलोनी के अंदर 400 वोट हैं, मुझे 20 पेटी दारू की दे दो, ठीक है। अरे भाई दारू की बोतलें भी तो दी थी ना, तो आप पानी मत मांगो ना यार, तो पहले तुम सही हो जाओ। नहीं आजकल तो फ्री पानी भी मिल जाता है, फ्री बिजली भी बिल्कुल मिल जाती है, तो उस चक्कर में भी लोग वोट कर देते हैं। लेकिन लकी जी ये भी बताइए कि जब आप रॉ एजेंट रहे या जब स्नाइपर थे, कोई बिना नाम लिए जगह का या ऑपरेशन का अगर आप बता सकें कि सबसे मुश्किल या टफ ऑपरेशन कौन सा था आपका? सर देखो सोहन जी, ऑपरेशन जब भी हम एलओसी को क्रॉस कर देते हैं तो मैंने कभी उस ऑपरेशन के बारे में सोचा नहीं सर तब तक, क्योंकि मैं सोचूंगा मैंने जिंदगी में एक ही चीज मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर मैंने एक बार पूरे ऑपरेशन के बारे में सिचुएशन समझ ली तो मैं हूं, या मैं मानता हूं अगर मेरे साथ के जो भी लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, हम लोग कभी उसके बारे में डिटेल से पहले नहीं सोचते सर। क्योंकि अगर आपसे ये बोला जाए, मेरे को अभी ये बोला जाए यार एक कमरे के अंदर एक सांप है, इस सांप को मार या निकाल, मेरा काम है अंदर जाना, सांप को मारना है, उसको निकाल के, मैं सोचूंगा यार सांप आएगा कहीं डस देगा काटेगा, चला कहीं वाइपर हुआ या कोबरा हुआ हार्ट को जाएगा या ब्रेन पर अटैक करेगा करके, तो मतलब लेकिन जब मैं ऑपरेशन करके आता हूं तब मुझे लगता है यार क्या करके आगे करके यार, है ना, फिर सोचते हैं पूरा का पूरा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। तो दुनिया में बहुत सारे, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूं कि मैं एक जगह पर गया था और जगह पर जाने के बाद क्या हुआ, मेरे को ये टास्क दिया गया, हमारे को एक टास्क दिया गया कि यार एक ग्रुप है, एक इंसर्जेंट ग्रुप है, इस इंसर्जेंट ग्रुप के लीडर है, इसको ख़त्म करना है करके, इसको थ्रेड देना है कंटिन्यू। हमने कहा ठीक है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए तो जाने के बाद एक लोकल जो भी हमारे मतलब पूरा पहले से जो हमारे ऑलरेडी वहाँ पर हमारे एजेंट हमारे सोर्सेज रहते हैं, हर आदमी का अपना अपना एक काम होता है, तो पूरा का पहले ज़मीनी हालात समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के ज़मीनी हालात क्या है, वहाँ की सिचुएशंस क्या है, ठीक है, वहाँ के मतलब इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम कौन से रास्ते से आएंगे, एक्सप्लेनेशन यहाँ से कहाँ से करेंगे करके। तो विद इन 6-7 दिन के रैकी करने के बाद जब हम लोग बैठे, एक सरकारी स्कूल था जो कई टाइम से बंद था, तो हम वहाँ बैठे, एक दिन पूरा बैठे, टारगेट नहीं आया, दूसरे दिन भी बैठे टारगेट नहीं आया, फिर तीसरे दिन बैठे तब टारगेट आया। जब कंटिन्यू टारगेट आया तो टारगेट को आने में क्या हुआ, लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ सर कि जिस गाड़ी में मेरा टारगेट बैठा हुआ था, हम 2 थे, मेरे साथ एक स्नाइपर 2 भी होता है जो मेरे को पूरा ब्रीफ करता है, क्योंकि कंटिन्यू मैं तो गन के ऊपर हूँ तो वो मुझे पूरा ब्रीफ करेगा एयर की स्पीड क्या है, ठीक है, मतलब मेरा तो ओनली टारगेट हम लोगों ने सेट कर रखा, तो डिस्टेंस क्या है, गाड़ी की स्पीड क्या चल रही है, ठीक है, टारगेट कितना नज़दीक आ चुका है, तो टोटल 7 वाला ब्रीफ करता है। लेकिन इतने में क्या हुआ कि उस टारगेट से पहले मेरी नज़र पड़ गई सामने वाली गाड़ी पर, और सामने वाली गाड़ी पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने वहाँ पर देखा
चंद सेकंड के लिए मेरे को समझ में नहीं आया। तो इतनी देर में मेरा साथ वाला बोला कि शॉट 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 करके मेरे को ध्यान, मेरा टारगेट मिस हो गया सर। और मेरा टारगेट मिस हो गया तो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा यार ये क्या हुआ करके। तो मैं आया, आने के बाद सबके सब, लेकिन मेरे सीनियर बहुत अच्छे, बोले यार लेकिन कोई बात नहीं करके होता है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा सर कि गलत इन्फॉर्मेशन है करके। बोला क्या? बोला कि हमें ये लग रहा है कि सपोज करो कि सुशांत सर और मेरी दुश्मनी है, ये दुनिया को बताया गया है, ठीक है, हम दोनों की दुश्मनी है, लेकिन रियल में हम दोनों एक ही है। मैंने फ्रेंड गाड़ी में सुशांत सर को देखा। तो बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो हुआ क्या कि हमको ही, हमारी एक टीम को जिसको किलिंग करने के लिए बुला रखा था, वो चाहते थे हम किलिंग करने आए, वो टारगेट ही हमारे लिए लगाया हुआ था। मतलब अगर ये समझ लीजिए, अगर मैं उनको नहीं देखता, फ्रेंड गाड़ी में जाते हुए नहीं देखता उनको, और पीछे वाले गाड़ी को टारगेट कर देता, तो हम में से कोई भी नहीं बचता सर वापस। हम वहां से वापस कभी नहीं जा पाते कोई भी। वो चाहते थे कि हम उनके आदमी को किल करें करके, ताकि उन्हें हमारी लोकेशन पता चलेगी, उसके बाद एक आदमी को कुर्बान करने के लिए रेडी है वो, उसके बाद हमारी पूरी चैन खत्म कर देंगे। तो पूरी फिल्मी कहानी, मतलब आप समझ रहे हैं, वो इत्तेफाक हो गया कि नजर उस पर पड़ गई। तो आप समझ रहे हैं कि किस लेवल पर एजेंसीज काम करती हैं। वो अपना एक आदमी कुर्बान करने के लिए तैयार है कि तुम मारो एक आदमी। इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स ऑपरेशंस। हमारी दुनिया के अंदर फॉल्स ऑपरेशंस बोलते हैं, जो पाकिस्तान बहुत चलाती है। अच्छा, ये पाकिस्तान का काम क्या, फॉल्स ऑपरेशन का चलाने का काम। पाकिस्तान आर्मी क्या करती है, अभी जस्ट एक इंसिडेंट किया इन्होंने कुछ दिन पहले, अपनी लेफ्टिनेंट कर्नल को मार दिया सर। अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा और नाम लगा दिया बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर। अब एक्शन किसके ऊपर करेंगे? पूरे बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर एक्शन करेंगे कि तुमने हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल मारा है, बल्कि मारा खुद ने है। तो आप किस हद तक ये लोग जाते हैं। तो मतलब आप इसको अगर सरल उदाहरण से समझें कि जिसको आपको मारने के लिए कहा गया था वो एक बकरा था। वो एक बकरा था, मतलब उसको पहले बड़ा बनाया गया। मतलब उसको क्या बनाया गया, एक बड़ा बनाया गया। लेकिन बड़े बनाने के पीछे कौन है? जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले उसको बड़ा बना रहा है ताकि मैं उस बकरे को मारने आऊं करके, ठीक है। इसको स्पाइनोस की दुनिया में एक चीज और है सर, दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम है इंफॉर्मेशन को लाना। अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे लिए दुनिया के अंदर सबसे महंगी चीज क्या है, मेरे लिए दुनिया की या सबसे महंगी, कोहिनूर से भी मेरा महंगा क्या है, इंफॉर्मेशन है सर। इंफॉर्मेशन से बड़ी चीज तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। अगर कल ही मेरे को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि दुनिया में क्या होने वाला है, अगर कल के बारे में मैं जान लूं, तो मेरे से बड़ा कौन है सर दुनिया में। लेकिन इंफॉर्मेशन, लेकिन स्पाई की दुनिया में इंफॉर्मेशन से भी बड़ी चीज क्या है कि सही इंफॉर्मेशन लेने से बेटर कि आप क्या करो, गलत इंफॉर्मेशन आपके हाथ नहीं आनी चाहिए सर। ये सबसे डेंजर चीज है कि एनिमी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डबल एजेंट होगा जो आप तक एक इंफॉर्मेशन देगा। आपको लगेगा आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है करके, आप रिएक्शन करोगे, वहां पर आपके ऊपर काउंटर होगा सर। तो ये पता कैसे चलता है कि डबल क्रॉस नहीं हो रहा मेरे साथ? नहीं, ये पता चलेगा ही नहीं सर आपको। ये नहीं पता चल पाएगा भाई। एक मेरे पास बहुत सारे सोर्स है, हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं। मैं लाइफ में कभी, एक जो स्पाई है ना सर, एक एजेंट है, वो लाइफ में कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। हम सिर्फ समझौता करते हैं सर। भरोसा तो दुनिया में अपने अलावा किसी के ऊपर भी नहीं। हमारी दुनिया में ना हमारा कोई दोस्त है ना दुश्मन है, सिर्फ समझौते होते हैं दुनिया में। मेरा परमानेंट दोस्त भी दुनिया में कोई नहीं है, परमानेंट दुश्मन भी दुनिया में कोई नहीं है सर। अगर आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी से मैं मिलता हूँ, किसी को ये लगता है कि यार वो मेरा बहुत अच्छा मतलब दोस्त है मेरी दुनिया के अंदर, या मेरा दुश्मन है, कोई नहीं है सर। मैंने आपको बोला ना कि ट्रस्ट किसी के ऊपर भी नहीं। अगर कोई आदमी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मैं मानता हूँ उसने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन क्यों दी है, ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, कहीं डबल एजेंट तो नहीं है करके। जो कैसे आप ट्रस्ट कर लोगे? चलो एक आदमी पाक से मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रही है, मैं कैसे भरोसा कर लूँ सर उस पर? मैं समझौता करूंगा, मेरी मजबूरी है उस इन्फॉर्मेशन को लाना, उसके ऊपर दोबारा से उसके ऊपर पता करना, दोबारा उस पर सर्वेलेंस करना, कितना सही है कितना गलत है। भरोसा तो आप कर ही नहीं सकते ना। अगर दुनिया के अंदर, ये तो सब एक छोड़ दीजिए सर, कि दुनिया के अंदर किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वहाँ की एजेंसी या तो अपनी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है या प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, यूएस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं यूएस में। अगर यूएस का प्रेसिडेंट भी ये बोले कि उसको CIA के बारे में 100% पता है, तो ये दुनिया में संभव ही नहीं है सर। दुनिया का सर्वोच्च आदमी भी अपनी एजेंसी के बारे में सिर्फ 70% ही जानता है सर। 30% तो इस धरती में कोई जानता ही नहीं है किसी के बारे में। ऐसी खुफिया जिंदगी है। एक मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैं
सिर्फ मुझे मेरा काम है, मेरे मतलब आपने रिंग्स देखे, रिंग्स मतलब अगर आप सर्कल्स बना लो, बहुत सारे सर्कल को एक दूसरे से क्रॉस करो, बहुत सारे सर्कल्स कर जैसे हम लोग ओलंपिक्स वगैरह में जो सर्कल्स नहीं होते, आप वैसे सर्कल खींचते रहो सर। ये हर सर्कल एक स्पाई की दुनिया है सर, है ना। आप अगर आपने एक स्पाई को पकड़ भी लिया, आप सिर्फ उसी के सर्कल को करोगे ना सर, आप पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, एक नया सर्कल बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो दुनिया के अंदर आप पूरे सर्कल को कभी पता ही नहीं कर सकते ना, सर्कल के बारे में, मतलब ऑल ओवर सर्कल को आप क्या नहीं कर सकते सर, इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपके साथ डबल क्रॉस हुआ कभी? बहुत बारी सर, एक बारी नहीं, कई बार, बहुत बारी। कुछ तो बताइए। जैसे एक इंसिडेंट है कि अब फिर इसमें भी बहुत सारा ट्रोल हो जाएगा। पिछली बारी मैंने एक बारी क्या बोल दिया था कि लोगों को मैंने बोला यार कि मेरे एक सोर्स रेड लाइट एरिया में रहती थी और मैं उससे रेड लाइट एरिया में मिलने गया। अरे मैं मिलने इसलिए गया भाई, मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया यार कि तुम्हारे को रेड लाइट एरिया बहुत पसंद है, ये है करके। तो देन क्या है, एक्चुअली क्या था, मैं क्लब में था गेम खेलने के लिए, तो मुझे पहले से पता था, मुझे एक्चुअली क्या था कि एक मैप्स चाहिए थे। तो इस बार बड़ा रिस्क था लाइफ के अंदर। इस बार लाइफ में रिस्क ये था कि सामने वाला जो एक चीन नेशनल आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो एक एजेंट है उसको भी पता था कि ये भी क्या है, एसेट है करके। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पहले उस तक पहुंचाई गई कि एक एसेट है, ठीक है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तुम इसको हैनी ट्रैप कर लो, ठीक है, तो हम इसको उठा लेंगे तो इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। पहले तो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई गई, ठीक है। अब गेम समझ रहे हैं, जन मैं जिस क्लब में गया तो सेम उसी क्लब में वो भी आए, धीरे धीरे विद इन दोस्त हुए 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगला क्या करने वाला है करके। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं फॉल्स ऑपरेशंस करके, ठीक है। हम खुद एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब आपको ही हनी ट्रैप करना था उस लड़की को, लेकिन उसने, मतलब मैं आपको वैसे सिंपल लैंग्वेज में, एक लड़की को पहले जानबूझ के एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक एसेट है करके। तो एसेट कौन था? आप थे? मैं हूं, मतलब मेरे को ये एसेट है। इन्फॉर्मेशन देने वाला भी कौन है? हम इन्फॉर्मेशन देने का तरीका क्या होता है सर, हमारा इन्फॉर्मेशन तरीका होता है कि एक आदमी को इन्फॉर्मेशन दी, जब वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो 10वें आदमी से पहुंचेगी सर। कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग नहीं होगा, लेकिन जो उसको इन्फॉर्मेशन देगा उस पर वो जो भी एक स्पाई है उसका खास होगा, वो इन्फॉर्मेशन कैसे वहां तक पहुंचानी है, क्योंकि भरोसा तो अपने पर ही करेगा ना। तो उस तक भी एक सेम इन्फॉर्मेशन पहुंची कि एक एसेट है और यहाँ आया हुआ है, हम अगर हम इसको उठा लेंगे, ठीक है, तो हमारे को साइफर की बहुत सारी चीजें, मतलब कि उसको कि इसको साइफर मतलब जो बहुत सारे, मतलब हम लोग मिलिट्री मैप्स वगैरह के बारे में नॉलेज, ठीक है, मिलिट्री कोड्स के बारे में इसको नॉलेज है करके बहुत सारा, तो इसको उठाने के बाद हम कई चीजें डिकोड कर सकते हैं। तो मेरे पास उसके पहले से इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो मैं उसको चाहता था कि वो आपको हनी ट्रैप करे, वो मेरे को हनी ट्रैप करे। तो सेम सिचुएशन के हिसाब से हम दोस्त बने, दोस्त बनने के बाद मिलने के बाद रहे, तो फिर जो भी चीज़ें थी, अब आगे तो मैं क्या बताऊंगा कि लाइफ के अंदर कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे को चाहिए तो ये हमें मिल गई सर। लेकिन वहाँ बहुत बड़ा रिस्क था कि जिस जगह पर भी ये चीज़ें करना था, अगर उस ऑपरेशन में वहाँ पकड़े जाएं तो वहाँ की गवर्नमेंट हमारे को सजाए मौत देगी सर। तो बेसिकली कहानी का सार ये है कि लड़की को आपको हनी ट्रैप करना था, आप खुद गए हनी ट्रैप हुए और आप लड़की से इंफॉर्मेशन निकाल के चले आए। बस हमने उससे जो भी हमारे को चीजें चाहिए थे हम लेके आ गए सर। ये तो फिल्मी कहानी सर, मतलब स्पाई की दुनिया पूरी फिल्मी है। जब दुनिया के अंदर कोई भी पिक्चरें बन रही है सर, वर्ल्ड में कोई भी स्पाई न्यूज़ पर पिक्चरें बनती हैं, वो इंस्पायर हो गई तो बन रही है सर। वो भी सिर्फ वो 10% दिखा पाते हैं। दिखाओ 10% चाह रहा था कि फिल्मों में जो दिखाते हैं और जो रियल लाइफ में होता है उसमें कितना अंतर होता है? धरती और आसमान का फर्क। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि यार कि आपको बिहार में जाकर एक वहां का बहुत बड़ा विधायक है जो कभी हारता नहीं है, उस विधायक की जगह अपना विधायक खड़ा करना है बिहार में, आपके लिए मुश्किल टास्क नहीं है सर? एक मुश्किल टास्क है ना, क्योंकि आप एक जो वहां का एक प्रेजेंट सिटिंग एमएलए है जो कई टाइम से नहीं आ रहा, आपको उसकी जगह एक नए आदमी को एमएलए बनाना है, ये आपके लिए मुश्किल है। तो लेकिन एक स्पाई के लिए सर, जो एक स्पाई का जो टास्क होता है दुनिया के अंदर, वो टास्क ही होता है किसी देश को बर्बाद करना। एक स्पाई का नॉर्मल टास्क नहीं होता उस देश की गवर्नमेंट को गिरा देना। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरे लिए दुनिया के बेस्ट स्पाई कौन है आज तक के, तो मैं बोलूँगा एली कोहेल, जिन्होंने 1960 के 1960 के दशक में मुसाद ज्वाइन करी।
ठीक है सर। 1960 के आसपास में उन्होंने ज्वाइन करी मोसाद, बहुत नॉर्मल फैमिली, बहुत ही मतलब। तो मोसाद ज्वाइन करने के बाद सिर्फ विद इन 5 साल के अंदर वो आदमी इजराइल से जाते हैं सर, और 5 साल के अंदर वो सीरिया के प्रेसिडेंट को चेंज कर देते हैं सर। धरती की कोई पिक्चर नहीं बन सकती इतनी फास्ट सर। मतलब आप अपने दुश्मन देश का आपने प्रेसिडेंट चेंज कर दिया। और उससे भी बड़ी चीज सर, मैं अगर किसी को ये बोलूं यार किसी दूसरे स्टेट में जाकर तो भाई प्रधानी का इलेक्शन, तुम 5 साल में प्रधानी के इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो पाओगे। और इन्होंने 5 साल के अंदर ये सीरिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे सर, एक स्पाई। वो तो केजीपी ने इन्हें ट्रैक कर लिया सर, और सीरिया ने इन्हें सजाए मौत दी और 24 घंटे के लिए इनकी बॉडी को सीरिया में लटका के रखा। तो एक स्पाई का सर आप समझ सकते हैं काम करने का तरीका, कि मतलब 5 साल के अंदर वहाँ का प्रेसिडेंट बदल दिया, 5 साल के अंदर वहाँ के खुद डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। अगर इजराइल ने, आपने सुना होगा कि इजराइल ने अरब देशों को एक साथ हराया पूरे के पूरे 7 डेज के अंदर, सिर्फ अली कोहेल की वजह से सर। इसलिए क्योंकि जितने भी अरब देशों के जो भी बंकर्स थे, सीरिया, इराक, जो भी इन लोगों के बंकर्स थे, इजराइल को पता नहीं था इनके बंकर्स कहाँ पर है करके। तो जब एक अली कोहेल गए एक बिजनेसमैन बनकर और उन्हें इतना ट्रस्ट जीता और बोले कि मैं सोल्जर से बहुत प्यार करता हूँ यहाँ के करके, मैं भी सोल्जर बनना चाहता था लेकिन मैं सोल्जर नहीं बन पाया, लेकिन मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो इनके जितने भी बंकर्स थे उन सब बंकरों के ऊपर उन्होंने पेड़ लगवाए और इजराइल को बोला कि एयर स्ट्राइक से सिर्फ पेड़ों पर अटैक करना, उनके बंकर इन्हीं के नीचे हैं सर। क्या बात है। तो एक कहानी बिल्कुल। अब हमारे हिंदुस्तान के अगर हम रविंद्र कौशिक सर के बारे में बात करें, एक थिएटर आर्टिस्ट सर है ना, एक थिएटर आर्टिस्ट से वो पाक जाते हैं, वहाँ पर लॉ कॉलेज ज्वाइन करते हैं, वहाँ के आर्मी में कमीशन लेके एक मेजर रैंक तक पहुँचते हैं सर। सही बात है ना। तो आप किसी दुनिया की आप कोई भी दुनिया की बेस्ट पिक्चर लाओ, वो बेस्ट पिक्चर से भी आपको ये अच्छी चीज़ें मिलेंगी क्योंकि रियल है सर। ये अभी वाला आप देखिए ना जो पेजर ब्लास्ट हुए, 2 साल से प्लानिंग चल रही है। 2 साल सर लोग, मैं आपसे हमारे हिंदुस्तान का एक ऑपरेशन बताऊं, देखो हमारे मतलब इंडिया के RNW ने दुनिया में बेस्ट ऑपरेशन करे हैं सर। बस हम एक ही चीज़ है, हम बताते नहीं है, हमारा देश बताता नहीं है, हमारी एजेंसी बताती नहीं है कि हम ये करते हैं। हमारे एजेंसी ने 12 साल के अंदर एक ऑपरेशन किया फिजी के अंदर, और फिजी की गवर्नमेंट चेंज करके इंडियन प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी को उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया सर, रबुका की गवर्नमेंट को खत्म करके। तो 12 साल लग गए एक ऑपरेशन को करने में। 4 मई 1987 को एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ठीक है, और वहां की गवर्नमेंट को चेंज करके हमारे हिंदुस्तान एक हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री बनाया सर। तो आप अकेला सिर्फ आप यूएस को अगर CIA को लें सर, तो CIA ने अकेले इस दुनिया में 59 देशों की गवर्नमेंट गिराई है सर। हमें लगता है वॉर सर, अगर आप वॉर की असली वजह में जाओगे तो वॉर को जो जन्म देता है वो दुनिया की एजेंसी जन्म देती है। अब ये एक चीज़ ये बताइए, छोटा सा अपना रशिया और यूक्रेन वॉर क्या चल रहा है सर, आप इजराइल का ईरान के साथ क्या वॉर चल रहा है। तो दुनिया का कोई भी वॉर होगा, आने वाले टाइम में भी वॉर होगा, तो आप समझ जाना दुनिया की किसी पावरफुल देश ने की एजेंसी ने इस वॉर को जन्म दिया है सर। ये इतना कुछ जो होता है और उसको मन में दबा के रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा मन तो आता होगा कि इसको भी बताऊं, उसको भी बताऊं, मैं ये करके आया हूँ। एक्चुअली सर देखो क्या होता है कि आदमी उसी माहौल में डल जाता है। अगर आज आप मुझे बोलो कि यार लकी मैं एक ही कमरे के अंदर बिना मोबाइल फ़ोन बिना चीज़ के सर मैं 10 साल भी रह लूँगा सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी नीड्स से नहीं है सर। आप मुझे रोड पर भी रख लो, मैं रोड पर भी रह लूँगा। आप मुझे जंगल में रह लो सर, मुझे बोलो जंगल में तुझे 2 साल रहना, मैं जंगल में भी निकाल लूँगा सर। देखो दुनिया के अंदर इंसान की महत्वाकांक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती। आज आपको एक गाड़ी चाहिए, आज आप बोलोगे यार मुझे BMW चाहिए, कल आप बोलोगे नहीं यार BMW तो बेकार है, मुझे फरारी चाहिए। आप बोलोगे फरारी बेकार है यार, मुझे तो हेलीकॉप्टर चाहिए। बोलो नहीं यार मुझे तो अपना प्राइवेट प्लेन चाहिए। आप बोलोगे मुझे धरती नहीं चाहिए यार, मंगल ग्रह में सबसे पहले ज़मीन मैं ही खरीदूंगा करके। कभी ख़त्म नहीं होंगे सर। सही बात। इंसान की मतलब नीड्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। हमारी दुनिया के अंदर एक ही चीज़ है सर, इन वर्ल्ड में 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों को अवॉइड कर दोगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी सर। एक आदमी की नीड होती है पैसा। जब वो आदमी अच्छा पैसा कमा लेता है ना सर, तो कहता है यार पैसे की वैल्यू नहीं है, मेरा नाम पूरी दुनिया में हो। अब वो नाम के पीछे जाता है सर, पैसा उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है। जब उसका नाम पूरी दुनिया में हो जाता है ना, बोलता है नहीं यार मेरे हाथ में पावर होनी चाहिए, दुनिया मेरे हिसाब से चले, फिर वो पावर पर आता है सर। आप दुनिया में कितनी भी धन दौलत कमा लोगे, मैं कह रहा हूँ
आप दुनिया की सारी दौलत कमा लो सर, सोना चांदी, यार खाओगे शाम को 2 रोटी खाओगे ना सर, 2 ही रोटी खाओगे। तो अगर ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो सुकून मांगो सर, कि बस मुझे सुकून चाहिए, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, हे ईश्वर मुझे सुकून दे। वही तो लोग नहीं मांगते। सबको सर मैं कह रहा हूं ना, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, यही पावर जो चाहिए। 3 चीजें मैंने आपको 3 चीजें यही चाहिए जो बताया, और लास्ट में उनका गेम वहीं तक जाएगा सर, पावर तक ही। अच्छा, मुझे सुन के बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कभी मरते मरते बचे हैं? सर बहुत ही बारी देखो, जब भी ऑपरेशंस में जाते हैं तो बहुत बारी ऐसा होता है, मतलब मैं आपको 2-3 इंसिडेंट छोटे छोटे में ही बता देता हूँ। एक टाइम मैं जब आर्मी के साथ अटैच था, हम लोग एक ऑपरेशन में गए रात के टाइम में, क्योंकि जो भी मेरे सीनियर्स थे उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ एक मिलिटेंट हैं जो क्रिश्चियन थे वो लोग नॉर्थ ईस्ट में, और उनका क्रिसमस उनका बहुत बड़ा त्यौहार होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो कुछ एक मिलिटेंट हैं जो एक जगह पर रुके और बस अगले दिन वो क्रिसमस बनाएंगे, तो हम लोग उनको इस ऑपरेशन को करना है। हम गए सर, रात के टाइम चल रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि जंगल आप गाड़ी वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको पैदल ही मूव करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, जहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यार जिस जगह पर मिलिटेंट हैं उनने जगह चेंज कर दी थी अपनी। वो एक्चुअली क्या हुआ, वो 1-8 किलोमीटर पहले आ गए, लेकिन जो हमारे साथ हमारा सोर्स था उसको नहीं पता था वो 1 किलोमीटर पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं उस दिन तीसरे नंबर पर लगा हुआ था, मेरे आगे 2 स्कॉट लगे हुए थे, मेरे पीछे मेरे सीनियर कमांडर थे, उनके पीछे सिग्नल का बंदा था। तो हम लोग कंटिन्यू गए, तो रात का अंधेरा सर, 1:30-2 बजे के आसपास मिलिटेंट ने एकदम से क्या किया, हम तो कंटिन्यू उस हिसाब से जा रहे हैं कि हमारे को 1.5 किलोमीटर और आगे जाना है, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर पहले एक पोजीशन लेके बैठा हुआ था, उनका एक संतरी ड्यूटी दे रहा था, बाकी अंदर थे। उसने जैसे ही हमको देखा तो उसने कुछ कोड बोला, और कितना हमारा स्कॉट समझ नहीं पाया, उसने एक ब्रस्ट मारा 5-6 राउंड का। फ्रेंड को भी नहीं लगी, मेरे को भी नहीं लगी, हम तीनों को नहीं लगी। तो रात का टाइम था, हमने पोजीशन ले ली और कंटिन्यू रात के टाइम हम फायर करते रहे, लेकिन हर आदमी फायर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे आदमी आगे थे सर, मेरी भी आगे 2 स्कॉट है, तो मुझे नहीं पता रात के टाइम में उन्होंने पोजीशन कहाँ ले रखी है, तो फायर करना संभव नहीं है। तो जब सुबह फर्स्ट लाइट हुई, तो फर्स्ट लाइट में देखा कि मेरे जो सीनियर पीछे थे उनका सर ही नहीं है सर। सोचो कि 2 का छोटा, तीसरे का वो, और एक ऑपरेशन अफ्रीका का, हम अफ्रीका में एक जगह गए ऑपरेशन पर, सेम ऑपरेशन में गए, तो ऑपरेशन में हम क्या देखते हैं, खाट से आवाज़ आती है, हम वेपन्स की आवाज़ को हम पहचान लेते हैं, और जैसी आवाज़ आई हमने पोजीशन ली। एक्चुअली क्या होता, वो जब फायर किया तो एमएमजी का जो मतलब स्लाइड है वो पूरा आगे की तरफ गया, लेकिन फायर नहीं हुआ सर। तो हमने पोजीशन ले ली। जब पोजीशन लेने के बाद हम लोग ने उस मिलिटेंट को पकड़ा, उस ऑपरेशन करने के बाद उस मिलिटेंट ने अपनी लैंग्वेज में जो उसका वर्ड था ना सर, उसने बोला कि मेरा भगवान मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भगवान आज तुम्हारे साथ था, नहीं तो तुम जो 13 लोग थे उनमें से एक भी नहीं बचता सर। एमएमजी का एक बेल्ट के अंदर 240 राउंड्स निकलते हैं सर, एक बेल्ट होती है पूरी की पूरी, और उसका एक राउंड हाथी को गिराता है नीचे, और उसने फिक्स लाइन में एमएमजी लगा रही थी। फिक्स लाइन का मतलब है उसको निशाना लगाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि एनिमी कहाँ से आएगा, और हम उसी रूट को फॉलो कर रहे थे। अब आप उसको ईश्वर बोलो, लेकिन जब उसका पहला राउंड फंस गया तो उसका कॉकिंग हैंडल पीछे की तरफ नहीं आया, उसका चैम्बर में राउंड फंस गया, तो उसने बोला कि यार मेरा भगवान मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ था। बहुत सारे इंसिडेंट हैं। एक बार ही गया ऐसी, और बाहर थे, तो एक्चुअली हमारे को जूते खरीदने थे, हम जूते खरीदने के लिए गए, तो जैसे हम जूते का ऑर्डर दिया, और बहुत सारे दोस्तों ने भी जूते मंगा रखे थे, तो सबके ऑर्डर्स दे रहे थे। तो इतनी देर में क्या हुआ, कुछ दूर पर एक गाना सुनाई दिया, हिंदी गाना, और हिंदी गाना वो भी बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर के ऊपर। तो हमें अजीब सा लगा यार कि कई टाइम से हिंदी गाना नहीं सुन रखा था। तो हमने कहा यार सर हाँ हिंदी गाना भी चलता है करके, तो उसने कहा हाँ हिंदी गाना है। तो हमने कहा कहाँ से आ रही है आवाज़, तो दुकान वाले ने बोला कि वहाँ। हमने कहा आप जूते पैक करो, क्योंकि जूते भी कम से कम हमने 20-25 जोड़े लेके जाने थे जूते, क्योंकि कैंप में जितने भी दोस्त लोग थे सबको कैंप से बाहर आने की परमिशन नहीं होती, 1-2 लोगों को आउट पास मिल जाता है, तो वही सबका सामान लेके जाएंगे। जैसे ही मैं वहाँ दुकान तक गया और हम उस गाने को सुन ही रहे थे कि ज़मीन हिलती है और एक धमाका होता है, क्योंकि जहाँ पर हम जूते खरीद रहे थे किसी ने पीछे से आगे कोई हमें फॉलो कर रहा था, किसी को इन्फॉर्मेशन आउट हो गई थी कि ऐसे ऐसे कोई बाहर आया है, उसने वहाँ पर बॉम्ब प्लान किया और पूरी दुकान ही उड़ गई सर। तो पहले हमें नहीं पता चला कि ये बॉम्ब हमारे लिए प्लान है करके, हम तो वहाँ से भाग गए। हमें अगले दिन पता है कि कौन गया था आउट पास करके, तब हमें पता चला कि हमें फॉलो कर रहा था कोई, उसने वहाँ बॉम्ब प्लान किया था करके तुम्हारे पीछे। उस गाने ने बचा लिया, उस गाने ने बचा लिया। कौन सा गाना था याद है? हाँ वो है, वो शुक्रिया शुक्रिया दर्द तो तूने दिया। तो उस टाइम सोनू निगम के फादर ने गाना गाया था, नया नया चल रहा था, 2004-05 के आसपास की बात हो।
ठीक है, उस टाइम का वो गाना, तो उस गाने ने जान बचाई सर। उस बॉम्ब का इतना प्रेशर था कि उसके प्रेशर से सामने कुछ एक दूर नाई की दुकान थी, उसके शीशे तक ब्रेक हुए। गूगल करोगे तो आपको दिखेगा 2005 के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नागालैंड के अंदर क्या कहते हैं, ये हांगकांग मार्केट है, वहाँ पर बहुत फेमस मार्केट है, उस मार्केट का ब्लास्ट। तो लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स सर, ऐसा नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट। एक दिन हम लोग ऑपरेशन में गए थे, तो ऑपरेशन में जाने के बाद लगा लो कम से कम कंटिन्यू 13-14 दिन हम लोग बाहर रहे। जब हम वापस आए ना सर, तो हम रात के टाइम क्या करते थे, जो हमारा बैग होता है उस बैग को ही पीछे लगा के तकिया उसी को लगा लेते थे। जब मैं वापस आया तो वापस आने के बाद मेरे उसी बैग के अंदर से सांप का बच्चा निकला और मैं उसको डेली यहाँ लगा के चल रहा हूँ। वो भी मैंने क्या हुआ यार, बैग कई टाइम से खोला नहीं है, क्योंकि उसको वो एक्स्ट्रा सामान होता है, अगर ज़रूरत होगी छोटा वाला, मतलब अगर एक्स्ट्रा सॉक्स वगैरह कभी ज़रूरत हो तो उसको रख के रखते हैं, उसकी वो सिर्फ तकिए के लिए लगाते थे। यार अब देखो यार, जैसे मैंने कहा यार कपड़े आप थोड़े, क्योंकि बरसात भी है, नमी भी है, तो उनको सुखा दो, वो होंगे तो सुखाने लगा तो बच्चा निकल के गया। मैंने कहा बताओ यार। तो सर ये मैंने लेकिन मैं एक चीज़ सीखा लाइफ में इससे, कि मतलब जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा ना सर, धरती में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, सब लिखा है, सब लिखा है सर, बिल्कुल मैं मानता ही। मतलब आप ये देखो ना, देख सर, दुनिया के अंदर कौन सा इंसर्जन देखकर नहीं आया है सर। मैंने फिर भी मैंने आपको बोला कि पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स के साथ हूं यहाँ पर। मैं कर्मा के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूँ सर। आपके घर वालों को पता था आप ये सब कर रहे हैं? घर वाले तो ये जानते थे सर कि फौज में है करके, उनको ये नहीं पता था एजेंट है? उनको ये नहीं पता था सर। तो कई बार उनको लगता भी था यार कि, कई बार ऐसा शक होता था यार कि साले लोग तो फौज तो हर 6 महीने 7 महीने में एक एनुअल लीव या कैजुअल लीव तो आता ही है, ये कौन सी नौकरी कर रहा है भाई, है ना। तो फिर उनको एक बहाना बनाना कि नहीं अभी मैं कोर्स में जा रहा हूँ करके, ठीक है, कोर्स में जा रहा हूँ, लीव आना था मैंने, लेकिन मुझे कोर्स करना है करके। तो फिर कभी आपने किसी, वैसे आप कह रहे हैं कि आप किसी को बहुत दोस्त या दुश्मन नहीं बनाते, लेकिन फिर भी कोई करीबी बन गया हो और उसको खोया है आपने? सर देखो एक्चुअली क्या है, बहुत मेरे दोस्त कम है लाइफ में। उसका एक रीज़न है कि जब मैं ट्रेनिंग में था तो इज़राइल में मेरे कुछ दोस्त बने, फिर मैं उनसे जीवन में कभी नहीं मिला सर। फिर मैं जब कई आर्मी वालों के साथ अटैच रहा, वहाँ मेरे दोस्त बने, फिर हम जीवन में कभी नहीं मिले सर। फिर बहुत सारे दुनिया की जगहों में गए, वहाँ दोस्त बने, फिर जीवन में कभी नहीं मिले। तो परमानेंट दोस्त कभी कोई बन ही नहीं पाया। सोचिए रॉ वालों की कैसी जिंदगी होती है, ना नाम होना है, कुछ ना नहीं कोई होना, पहचान होनी है, ना दोस्त होना है, और फिर भी आप देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। दोस्त होगा भी तो दोस्त पर आप शक करोगे हमेशा कि ये दोस्त क्यों है मेरा, आप वैसे ही बन जाओगे। आपकी ट्रेनिंग इजराइल में हुई है? मैं इजराइल से, और इजराइल के बाद बहुत सारे कोर्सेज भी करें, तो मेन ट्रेनिंग इजराइल से। मतलब जितना आप बता पाए, मैं सब तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक एजेंट की ट्रेनिंग कैसी अलग होती है? मैं एक दिन का बता देता हूँ आपको, सिर्फ फिजिकल मेंटली और वैसे बता देता हूँ आपको, दोनों एक ही दिन का हम प्रोसीजर करते हैं। बंदा सुबह 4 बजे उठा, ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँचा, 4 बजे उठने के बाद लगभग 4:30 बजे तक ट्रेनिंग ग्राउंड में गया। सुबह की पीटी दौड़ी उसने, नॉर्मल ट्रैक सूट या हाफ पैंट में। पीटी होगी 15 किलोमीटर की, किसी दिन 15 किलोमीटर की होगी, किसी दिन 5 किलोमीटर की होगी, किसी दिन 25 किलोमीटर की होगी, टाइम चेंज। जैसे आज 5 हुई तो कल 25 किलोमीटर चलेंगे, अगले दिन 15 चलेंगे, तो डिफरेंट। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज वगैरह करी। एक्सरसाइज करने के बाद आप ब्रेकफास्ट के लिए आपको टाइम दिया, आधा घंटे के समथिंग आपने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप BOC में चले गए, बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर आपने एक्सरसाइज वगैरह करी। एक्सरसाइज करने के बाद आपने पूरा 26-27 जो भी ऑब्स्टिकल होते हैं वो सारे के सारे करे। ऑब्स्टिकल करने के बाद आपको एक टी ब्रेक के लिए वहीं पर आपकी गाड़ी आ गई, आपने चाय या स्नैक्स जो भी आपको मिले। उसके बाद आप रॉक क्लाइंबिंग में चले गए, आपने रॉक क्लाइंबिंग करी। रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद जस्ट आपका रॉक क्लाइंबिंग ख़त्म हुआ, ठीक है। हर ये जो भी प्रोसीजर है, हर प्रोसीजर 1-1, 2-2 घंटे का है ये, है ना, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं जाओगे, आपका एक टीम है पूरी की पूरी, जिस टीम में 30-35 एजेंट हैं आपके साथ। रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद आप मार्शल आर्ट, जिसको सिविल में बोलते हैं, आप UFC अनआर्म्ड कॉम्बैट फाइट सीखने के लिए गए। आपने पूरी फाइट वहाँ पर करी मिट्टी के अंदर पूरा। जस्ट आपका दोपहर का लंच आ गया वहीं पर। लंच करते समय भी आप क्या करोगे, अपने आप को दूर रखोगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर रेत है। आप नज़दीक जाओगे तो रेत गिर जाएगी, तो दूर से ही खाना खाओगे चम्मच से। आपका लंच वगैरह हुआ। लंच होने के बाद आप गए बहुत, या तो आप चले गए वहाँ से क्या कहते हैं लूडो जंप वगैरह में, स्विमिंग वगैरह के लिए, या आपकी डे फायरिंग के लिए आप चले गए,
ठीक है, अगर आप डे फायरिंग के लिए नहीं गए, आप नेविगेशंस वगैरह के लिए चले गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये चीज़ें कंप्लीट हुई, लगभग आपके फिर आपको शाम को डिनर का टाइम दिया उन्होंने कि आप डिनर करने चले जाओ करके। फिर उसके बाद थ्योरी की क्लासेस चलेंगी, आप रात के 12-1 बजे फ्री होगे सर, और फिर 4 बजे से लग जाओ। फिर लग जाएंगे। और कभी कभी आपके रात को एक्सरसाइज होगी आपकी, आप दिन आपको बोलेंगे कि ठीक है शाम को 6 बजे, आज आपको 4 बजे बोला कि ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लो करके 2 घंटे का, जहाँ आपको रेस्ट का टाइम दे दिया आपने, फिर आपको बोला यार भगवान रेस्ट कभी नहीं होना चाहिए करके, क्योंकि आज आपको पता है मुझे शाम को 30 किलोमीटर का रोड मार्च होगा, वो भी 28 केजी 30 केजी के साथ। तो रेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए। और एक चीज़ और बताऊँ, ट्रेनिंग में एक बारी क्या हुआ, हम हमेशा दुआ करते थे कि हे भगवान बरसात नहीं आती, सारी बरसात आ जाए तो पीटी से बच जाएंगे। तो साला एक दिन भयंकर बरसात आया, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं कि इतना भयंकर बरसात आ गया करके। तो उन्होंने बोला कि विसल बजी, हमने कहा विसल बज गई यार, फिर भी साले इतनी खतरनाक बरसात हो रही है ना। तो हम भी चले गए भाई, बोले भीग के तो वैसे हो गए। तो इंस्ट्रक्टर हमको बोला क्या हुआ, तो बोल तो कुछ भी, कोई कुछ बोले तो कुछ नहीं, बोला बरसात। बोला युद्ध होगा तो क्या बरसात के कारण युद्ध रुक जाएगा? उसी बरसात में उसने कराया, ये लगा लो। अब वो बरसात रुकने का नाम नहीं, हमारे पास जूते नहीं दूसरे, और हम ईश्वर से दुआ कर रहे हैं हे भगवान बरसात रुक जाएगी क्या, क्योंकि हमारे पास तो 4-5 जोड़ी जूते हैं ना, हमारा शौक सूख पा रहे हैं ना जूते हमारे सूख रहे हैं। अब हमारे को उन्हीं गीले जूतों में दौड़ना पड़ रहा है, उन्हीं सॉक्सों में दौड़ना पड़ रहा है। तो एक दिन मैं हो गया परेशान बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर हमेशा ही पूछता है किसी को कोई प्रॉब्लम, तो मैंने उस दिन बोल दिया सर प्रॉब्लम करके। बोला एक कदम आगे आ जा, मैं एक कदम आगे आया सर, है ना। बोला कमांडो क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने कहा सर मेरे एक्चुअली अगर आप भी 6-7 दिन कंटिन्यू गीले जूते या गीले सॉक्स पहनोगे तो आपके पैर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे नीचे से, है ना, मतलब दर्द के मारे पूरा। मैंने जूते जल्दी से खोले, मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम हो गई करके। तो मुझे बोला तुम बैंक पोजीशन हो जाओ, मैं बैंक पोजीशन हुआ और बाकियों को बोला कि उसको टच करके आओ, बाकी टच करने। तो जो हमारा जो उस्ताद था मेरा, वो उस्ताद हमेशा गोल्फ की स्टिक रखता था, और उसने जो गोल्फ की स्टिक से मारा मेरे, मैं 5 चक्कर लगा के आया, और कम से कम 1.5 महीने तक मैं उल्टा नहीं सोया हूँ सर। मैं 1.5 महीने तक ऐसे ही सोया हूँ, वो मेरे दर्द के मारे में ऐसे सोता तो जलन होती बहुत ज़्यादा। उसने मुझे बोला कि ये, बोला मैं तो सहन ही नहीं कर पाया दर्द, कम से कम 5-6 चक्कर तो दौड़ता रहा दर्द के मारे। जब आया वहाँ पर, बोला ये पैर कहाँ पर ख़राब हुए करके, तो मैंने कहा ट्रेनिंग में। बोला ग्राउंड में हुए ना? बोला ग्राउंड की जो भी चीज़ होती है वो ग्राउंड में ही सही हो जाती है, उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते। और वो दिन आखिरी दिन मैंने ज़िंदगी में कभी शिकायत नहीं करी सर। कभी फिल्मों में जैसा दिखाते हैं कि हीरो 2-4 गुंडों को मार मुर रहा है, वैसा सिचुएशन आती है क्या? और ऐसे एक कमांडो कितनों को निपटा सकता है? सर देखो, नाम कम्बाट उसी चीज़ के लिए है कि आप जिस जो आपका, अगर आप यूएससी फाइट कर रहे हैं तो आपका जिस जगह पर आप फाइट कर रहे हैं कि आपका एनिमी आपके क्लोज नहीं आना चाहिए सर। ठीक है, और दूसरी चीज़ लड़ाई का क्या है कि जहाँ से आपका एनिमी का स्टेमिना खत्म होता है ना सर, वहाँ से आपका स्टेमिना शुरू होना चाहिए। तो इसीलिए एक एजेंट, मतलब कि जब हम लोग, हमारे को एक ही चीज़ बोला था जब मैं वहाँ गया था, तो वहाँ के जब हम लोगों का जब वहाँ पर पहली बार एंट्री हुआ तो एक जनरल रैंक के ऑफिसर ने वहाँ पर हमको ब्रीफ किया, और पहली बार ये, मतलब पहले दिन ये बोला कि आपकी जो 26 महीने की ट्रेनिंग है, 26 वीक की जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के बाद जो यहाँ से निकल गया, इस धरती का ऐसा कोई मिशन नहीं है जिस मिशन को वो नहीं कर सकता, या ऐसा कोई भी इस धरती का काम नहीं है जिस काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन जो 26 वीक यहाँ टिक गया, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर आपको मैं कल 25 केजी एक रेता देता हूँ, बैग 25 केजी का मैं आपको मिट्टी दूंगा, और मैं आपसे बोलूँगा कि यार आप 50 किलोमीटर दौड़ सकते हो, आप मना कर दोगे सर। लेकिन एक एजेंट बोलेगा या एक कमांडो बोलेगा मैं दौड़ सकता हूँ। यही फ़र्क है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है सर, ट्रेनिंग जो है वो हमारे को भरोसा दिलाती है मैं कर सकता हूँ करके। मेंटल बैरियर मैंने कर लिया है ना सर, मैं 50 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ, तो मुझे पता मैं दौड़ लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर मेरी कितनी, देखो इंसान के अंदर सर कितनी ताकत है दुनिया में कोई नहीं जानता, इंसान को अपनी पावर नहीं पता। जो ट्रेनिंग थी वो आपको आपकी पावर ही दिखाती थी सर। आज मुझे पता है कि यार अगर 1300 मीटर दूरी पर मेरे ऊपर एक टेलीस्कोप साइट होगा, मुझे मेरी स्नैपर दी होगी, तो मैं 1300 मीटर पर हेड शूट करूंगा करके, ये मुझे भरोसा है क्योंकि हमने किया है सर।
तो आपको आपका काम इजी लगेगा। अगर आपको सपोज करो कल किसी का भी इंटरव्यू लेना है सर, कोई भी न्यूज़ कवर करनी है, तो आपके लिए बहुत इजी। मेरे लिए बहुत, यार मैं कैसे करूंगा, कैसे करूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है वो काम, क्योंकि वो मैंने नहीं सीखा। तो जो मैंने सीखा वो मेरे लिए बहुत ईजी है। चाहे वो दुनिया में आप किसी एनिमी को किल करना बोलो, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना बोलो, ठीक है, किसी स्पाई को टारगेट करना बोलो, मेरा काम है सर। मेरे लिए मेरा काम बहुत ईजी है, और मेरे लिए वो काम बहुत मुश्किल है जो मुझे नहीं आता। स्नाइपर को क्या क्या चैलेंज आते हैं? जैसे आपने कहा 1300 मीटर दूर मारना, मतलब 1 किलोमीटर से भी 300 मीटर 300 आगे मीटर कोई जाना सर, है, और आप कह रहे हैं सिर में गोली मार सकते सर हैं। मैं आपको 1300, तो दुनिया का बेस्ट आप शॉट चेक करोगे तो 3500 मीटर का शॉट है कैनेडियन स्नाइपर का, उसने 3500 मीटर तक मारा है सर। जो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट आज तक का जो शॉट है वो 3500 मीटर तक का शॉट है सर। किसी को आप 1300 मीटर अगर दूर मार रहे हैं या 1 किलोमीटर दूर भी गोली मार रहे हैं, तो एक स्नाइपर को क्या क्या ध्यान रखना तो पड़ता है? देखो सर, एक सोल्जर, एक कमांडो, एक स्नैपर, डिफरेंट, हर आदमी का एक अलग टारगेट होता है सर। एक सोल्जर का एक अलग टारगेट होगा, एक कमांडो का एक अलग टारगेट होगा, एक स्नैपर का एक अलग टारगेट होगा। जब तक एक आदमी, एक सोल्जर, एक कमांडोज हैं, उनका एक ही मोटो होता है सर, एक गोली एक दुश्मन। आपने हर जगह देखा होगा, एक गोली एक दुश्मन। लेकिन जब एक बंदा स्नैपर बनता है, उसका मोटो चेंज हो जाता है। उसका मोटो होता है एक गोली एक कमांडर। स्नैपर कभी नॉर्मल आदमी को मारने के लिए बना ही नहीं है सर। वो बना किसको मारने के लिए है कि आप उस ब्रेन को खत्म कर दो जिस ब्रेन की प्लानिंग है। आप ब्रेन को ही खत्म कर दोगे तो प्लानिंग खत्म ना सर। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कमांडर को पहचानेगा कैसे सर। अगर सिचुएशन है कि सपोज करो कि 5-6 लोग हैं और मैंने आपको कभी नहीं देखा, चलो आज तो डिजिटल का ज़माना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कभी ऐसी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं होती हैं सर। मैं एग्जांपल के लिए बोलूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्म डीलर अगर आप काली को देखो, ठीक है, चाइना का एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो न्यूक्लियर डील भी करता है, दुनिया के पास की कोई पिक ही नहीं है। एक ही पिक है जो क्या कहते हैं, ये FBI के पास थी, वही बहुत पुरानी, उसके बाद कितना चेंज हो चुका होगा नहीं पता। लेकिन आज कार्ली और 10 लोगों के साथ आ रहा हो, एक स्नैपर कार्ली को पहचानेगा कैसे सर? ये उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने कमांडर को भीड़ में कैसे पहचानेगा, पहली चीज। दूसरा उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है सर कि एक स्नैपर दुश्मन के इलाके पर जाकर अपने एनिमी का वेट करना और अपने एनिमी को अपने रेंज पर अपने रेंज तक आने देना। पेशेंस सर। क्या आप 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन एक ही जगह पर कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करके रह सकते हैं सर? आपको हिलना भी नहीं है, आपको मूवमेंट भी नहीं करना, पता नहीं कब आ जाएगा, पता नहीं कब आ जाएगा, कौन आपको ट्रैक कर लेगा, किसकी सैटेलाइट आपको ट्रैक कर लेगी, आप मूवमेंट भी नहीं करोगे ना सर। तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस कि परिस्थितियां, कि मतलब वहां के हालात क्या हैं सर, वहां के आम हालात क्या चल रहे हैं। क्या आपको दोबारा, अगर सपोज करो कि आज तो मौसम बहुत बढ़िया है, मुझे लगा था कि मेरा एनिमी आएगा और मैं आज यहां से निकल जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन कंटिन्यू 2 दिन से बरसात हो रही है, मैं वहीं हूं, और मुझे पता है कि बीच में 2 नाले थे, उन नालों को कैसे पार करूंगा, तो भर चुके होंगे आप। सिचुएशन चेंज हो चुकी है सर। कल सिचुएशन मेरे लिए ईजी थी, लेकिन 2 दिन के मौसम ने वो सिचुएशन चेंज कर दी सर। अब मैं उस रूट को फॉलो नहीं कर पाऊंगा सर जो रूट मैंने बनाया था, क्योंकि इस रूट पर मुझे सपोज करो 20-20 फीट के 2 गड्ढे भी पार करने हैं जो पूरे पानी के साथ भर चुके हैं सर। अब तूफानी जिंदगी है नहीं? तो बहुत ही मतलब अच्छा ये बताइए, तो फिर जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि जब इतने काबिल लोग हैं, इतना सब कुछ है, दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं ठोक देते? देखो क्या होता है सर, दाऊद क्या हो गया सर, मैंने आपको बोला है कि स्पाई का टारगेट क्या होता है। एक स्पाई के 3 टारगेट हैं सर। एक टारगेट क्या होता है, एक इंडिविजुअल टारगेट, एक टारगेट एक ऑर्गेनाइजेशन टारगेट, तीसरा टारगेट उसका क्या होता है, एक देश। लोगों को लग रहा है दाऊद, बहुत सारे लोगों को दाऊद लग रहा है सर। अब दाऊद, लोगों को मैं ये बता दूं कि दाऊद क्या है सर। दाऊद क्या है, अब दाऊद के पीछे पूरा ISI सर, पूरी पाकिस्तान आर्मी। मतलब आप दाऊद को आप इंडिविजुअल नहीं बोल सकते सर। दाऊद को मारने के लिए आपको पूरी की पूरी पाक आर्मी को या पूरे के पूरे ISI को इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा सर। अब लोग कहेंगे यार कि दाऊद को क्यों सपोर्ट कर रहा है, मतलब क्यों पाकिस्तान दाऊद को सपोर्ट कर रहा है करके, या क्यों ISI दाऊद को सपोर्ट करती है। तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर दाऊद मर भी जाएगा तो 10 साल तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा दाऊद मर चुका है करके। दाऊद 10 साल के बाद भी जिंदा रहेगा, फिर लोगों को पता चलेगा कि दाऊद तो 15 साल पहले मर चुका था करके। क्योंकि दाऊद क्या है सर, इस दुनिया में 2 भी इलीगल काम चल रहा है एशिया के अंदर, चाहे वो जाली करेंसी हो, चाहे वो पैसा वसूली का काम हो, चाहे क्रिकेट की बैटिंग हो, ठीक है, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। दुनिया का कोई भी, मतलब एशिया में जो भी इलीगल काम चल रहा है
उसका टोटल फंडिंग दाऊद को जा रही है सर, और वो टोटल फंडिंग पाकिस्तान की आईएसआई को जा रही है। तो एक ऐसा ब्रांड उन्होंने जिंदा कर रखा है जो दुनिया का पूरा पैसा उसको ला के दे रहा है सर। तो वो मर गया भी तो उसका पता नहीं मर गया लगने तो भी पता नहीं चलेगा सर। ताकि उसका चेहरा या फोटो दिखा के जो है आप सर अगर दाऊद को सपोज करो कल दाऊद मर गया, एग्जाम्पल के लिए, चलो बीमारी से ही मर गया, कल बीमार है और मर गया, आदमी तो मरेगा, अगर धरती में पैदा हुआ है तो वो आदमी मरेगा सर। अगर वो मर गया और दुनिया को ये पता चला दाऊद मर गया, तो लोग क्या करेंगे? पैसा देना, अरे बॉस तो मर ही गया ना, आप क्यों दे भाई, डेली का कलेक्शन देना पड़ रहा था, मालिक मैं बन गया करके। तो वो कभी आईएसआई या पाकिस्तान उसको कभी ब्रेक नहीं होने देगा इस चीज को, उसको मरने के बाद भी जिंदा रखेगा सर। मुझे ये बताइए लक्की भाई कि एक तो कंट्री, इंडिविजुअल्स, ये तो चैलेंजेस है ही। आज की इस मॉडर्न दुनिया में एक एजेंट के लिए और एक देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या बनता जा रहा है, या भारत के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या दिखता है? सर मैं पहले एक एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, फिर अगर मेरे लिए आज के टाइम में जो चैलेंज है, देखो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है सर, जैसे हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, एक स्पाई के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं इन्फिल्ट्रेशन करने के अंदर, ठीक है। पहले क्या था सर, ना आपकी डिजिटल दुनिया थी, ना कोई चीज़ें थी, ना आपके रेटिना स्कैन थे। अभी मैं चाइना में जाऊंगा तो ऑलरेडी चाइना के अंदर एंटर होती हो, रेटिना से वैसे ही बता देंगे ये आदमी चाइनीज़ नहीं है करके, तो मेरे ऊपर सर्वेलेंस करना उनके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। सर्वेलेंस थोड़ा सा दिक्कत पड़ गया है फिजिकली। अब हम लोग डायरेक्ट काम नहीं कर, अगर मैं एज ए स्पाई हूँ तो मैं डायरेक्ट तरीके से काम नहीं करूँगा, मैं इनडायरेक्ट तरीके से काम करूँगा। लेकिन अगर आप 15 साल पहले या 10 साल पहले मुझसे पूछे तो मैं डायरेक्ट भी काम कर लेता था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नेपाल के अंदर एंटर भी हुआ, ठीक है। अभी नेपाल के अंदर भी चाइनीज़ MSS का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है इस टाइम, तो उन लोगों को पहले ही पता चल जाएगा आदमी को टारगेट करना, तो छुपाव बहुत मुश्किल है। पहले क्या था, आज के टाइम क्या, अगर मैं किसी भी कंट्री के अंदर अपने एनिमी को हिट करके जाता हूँ तो शायद अगर मैं 2 किलोमीटर भी अगर जाऊँगा तो 2 किलोमीटर भी मैं कम से कम मैं मानता हूँ कि 1000 कैमरों के अंदर मैं आ चुका हूँ सर। इसमें दिक्कत क्या होती है कि एक स्पाई को 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है सर, अपने एनिमी को भी ख़त्म करना और अपने डिप्लोमेट रिलेशन को भी ख़राब नहीं होने देना सर। मुझे अपने एनिमी को भी मारना है, सही बात है ना, लेकिन मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि हमारे डिप्लोमेट रिलेशन हमारे देश के ख़राब हो जाएं उसके साथ, क्योंकि सामने वाला तो ये कहेगा ना कि भाई भले वो आपके लिए दुश्मन है, लेकिन उनका तो है ना सर, वहाँ का जो नेता है बिल्कुल वहाँ का तो उसकी तो फजीयत हो जाएगी कि यार तो ये तो घुस के ठोक के चले जाते हैं, तुम क्या नेता हो फिर, बिल्कुल, ये तो उसकी हमारे कुर्सी देश चली जाएगी। वो तो हमारे देश के अंदर आके मार के चले गए करके, ठीक है। क्यों आज कनाडा के अंदर चीजें चल रही हैं यार, वो बोल रहे हैं यार हम क्या सेफ है करके, हिंदुस्तान तो यहीं आके मार के चला जा रहा है करके, है ना, तो कहाँ सेफ रह गए हम। तो एक स्पाई के लिए थोड़े से वो हैं, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये भी चीज़ें हम इसके साथ भी एडवांस हो रहे हैं, जो चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि हम आगे क्या कर रहे हैं करके। लेकिन और एक गवर्नमेंट के लिए भी सर, देखो गवर्नमेंट क्या है, पहले अगर आज का यूथ या हमारी देश की जनता सबसे पहले यार ये सोचे कि वो ना है चीज़ों को करने में, हमारे जो लीडर हैं वो तभी डिसीजन ले पाएंगे जब आप उनके साथ हैं सर, पूरे के पूरे। अगर आप अपने लीडर्स के साथ 100% साथ में हैं तो आपका लीडर आपके देश को दुनिया का सबसे पावरफुल देश बना देगा सर। बट आप अपने लीडर के ऊपर भरोसा करो। बहुत सारे देखो, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कि भाई हमारे देश के लीडर्स ने ये कर देना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है, हाथ में कुछ एक लोग हैं, उन्हीं के मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि हम 100% हमारे पास पावर नहीं है। आप ही ने सपोज करो एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी में आपको 100% आपके साथ नहीं है लोग, मुझे दूसरे लोगों की जरूरत पड़ी अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो 100% डिसीजन वहां भी नहीं ले पाता है सर, चाहकर भी एक आदमी जो अच्छा करना भी चाहता है तो उस अच्छे करने पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये, और आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी जो है वो एसेट भी है और वही खतरा भी है। खतरा भी है सर, बिल्कुल। आज के टाइम में मेरे लिए देखो, अगर आज के टाइम में मेरे लिए जो प्रॉब्लम्स बन रही हैं और भी ज्यादा, वो टेररिज्म बहुत इजी तरीके से फंड लेके आ रहा है सर यहाँ पर। अगर आज आप मुझे बोलो कि यार तुझे किसी भी देश के अंदर पैसा पहुंचाना है, मैं बहुत इजी तरीके से पैसा पहुंचा दूंगा। आज आप मुझे बोलो कि इंडिया के अंदर 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ लेके आना है दुनिया के किसी भी देश से, मैं बहुत इजी तरीके से लेके आ जाऊंगा। क्योंकि जितना जितना हम लोग डिजिटल के ऊपर जा रहे हैं, USDT के ऊपर जा रहे हैं, वो जितना अच्छा है उतना हार्मफुल भी है अगर हम उसको गलत तरीके से करते हैं तो। एक क्रिप्टो करेंसी भी, क्रिप्टो करेंसी फॉर एग्जांपल, अभी दुबई से एक बंदा आया, ठीक है, वो $1 लाख लेके आ गया, अपने ट्रस्ट वॉलेट पर आया,
ठीक है, उसको पता है कि इंडिया में मुझे फंड की जरूरत है और मैं गलत लोगों को फंड करूंगा करके, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या कहते हैं एक इंसर्जेंट पैदा करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तक वो डायरेक्ट पैसा नहीं ला पाएगा, ना वो बैंक ट्रांजेक्शन कर पाएगा, ठीक है। अगर वो बैंक के अंदर कोई भी मूवमेंट करता है तो बैंक पर हमारी नजर है, कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर वो एक अपने वॉलेट के अंदर $1 लाख, $2 लाख या $3 लाख लेके आता है। और हमारे देश के कुछ एक लोग अपने चंद फायदे के लिए वो देखते हैं यार मार्केट के अंदर एक USDT आज सपोज करो 89 के भाव से चल रही है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में, और मेरा जैसा एक आदमी आता है बोलता है यार मेरे को 80 के भाव से दे दे। यार मैं बोलता हूँ मेरे तो 9 लाख रुपए बच रहे हैं सीधे के सीधे, है ना। मुझे मतलब अगर मैं इसको 80 लाख रुपए देता हूँ तो मेरे तो 9 लाख, लेकिन उसको ये नहीं पता यार कि तू 9 लाख के चक्कर में तो कितना बड़ा टेररिज्म फैला रहा है करके इस देश में। बम फटेगा तो तू भी ये तू भी निपटेगा ना भाई, क्योंकि बॉम्ब नहीं बताएगा तेरा भाई तेरी बहन तेरी माँ है करके। इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। लकी जी ये भी बताइए कि एक चीज़ जो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट नहीं करते या रिकॉग्नाइज नहीं करते कि नरेंद्र मोदी के बीते 10 साल में इस देश में अगर आप कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों को छोड़ दें तो जो आए दिन धमाके होते थे, टेररिज्म की घटनाएं होती थी, वो रुक गई हैं। कभी दिल्ली में बम फटता था, कभी ट्रेन में बम फटता था, कभी हैदराबाद में होता था, कहीं कहीं होता था। ये जो एक नेटवर्क था जो काम कर रहा था, जो स्लीपर सेल्स काम कर रहे थे, ये मोदी सरकार ने इसको कैसे ख़त्म किया होगा या क्या हुआ है, कैसे हुआ है कि ये टेररिज्म की घटनाएं देश में रुक गई? सर अगर आप ब्लास्ट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा स्टेट था जिस स्टेट में ब्लास्ट नहीं हुआ, सिक्किम को छोड़कर। इंडिया का कोई भी आदमी अगर किसी को बोलता है तो मेरे पास बॉम्ब की पूरी रिपोर्ट है सर, है ना, वो मुझसे ले ले कभी भी। लेकिन सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने काम किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी टेरर फंडिंग को खत्म कर दिया अपनी करेंसी को चेंज करके। सर जो हम लोगों ने जो करेंसी में बदलाव किया, नोटबंदी हमने जो करी थी सर, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी टेरर फंडिंग हिंदुस्तान के अंदर थी, ठीक है। दुनिया का कोई भी टेररिज्म तब तक नहीं आएगा सर जब तक फंड नहीं होगा। दुनिया का कोई भी टेररिज्म, कोई भी आतंकवाद का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सर, आपको जिहाद करना है, कुछ भी करना है, अरे आपको पत्थर वालों को भी पैसे देने हैं ना सर, फ्री में तो कोई पत्थर नहीं मारेगा। अगर किसी के शरीर में बॉम्ब बांध के लाने हैं तो उसके घर वालों को भी आप 2-4 लाख रुपए दे रहे हैं ना। तो पैसे को इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो नोटबंदी करी, जो भी टेरर फंडिंग था वो टेरर फंडिंग ही खत्म हो गया सर। हमारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ने फुल पावर दी सर, ठीक है, कि एक्शन करो करके, ऑल आउट ऑपरेशन निकाले ना सर, आज भी चल रहे हैं ना, घुस के मारो, एक एक को मारो करके, जिसका भी नेटवर्क निकल रहा है उसको खत्म करो। दूसरा, इस गवर्नमेंट ने बोला कि हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के किसी भी कोने से कोई आदमी अगर हमारे देश के लिए प्लानिंग कर रहा है ना, जाके उसको खत्म करो करके, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसको खत्म करो, एलिमिनेट करो वहां पर जाकर। ये भी इसी गवर्नमेंट ने किया सर। आज देश के अंदर आप ये चीज छोड़ दीजिए, अब देश में मेरे को आप सर JNK वो चीज अलग है, वो बॉर्डर है, वो मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो 100 साल तक भी चल रहा है सर। 370 हटा दिया, आप मेरे को ये बता दो सर, कभी किसी ने सोचा था? लेकिन जो ये चर्चा है कि अलग अलग जगहों पर भारत के जो दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं लोग, तो मुझे तो ये नहीं समझ आता इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत किसको हो रही है? दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं वो मारती हैं। नहीं सर, उनको अमेरिका ने लादेन को घुस के मारा ना सर, तब तो किसी ने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला सर। और इंडिया अगर कर रहा है और जो लोग मर रहे हैं वो कोई संत तो है नहीं। मैंने यही बोला ना सर, जिनको दिक्कत है मैंने आपको सर, उनको दिक्कत नहीं है, उनको फंडिंग आ रही है, कोई ना कोई उनको फंड कर रहा है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं आपको यही कह रहा हूं, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो लोग आज बाहर आके बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है बाहर, भाई यार तुम्हारे किसी रिश्तेदार को थोड़ा ना मारा है, और जिनको मारा वो कर क्या रहे हैं यार, दिल्ली धमाके कर रहे हैं, 18-12 साल के बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं। लेकिन जो ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है। ये काम होता है फंड का सर, इसको भी कोई ना कोई देश फंड कर रहा है कि इन लोगों से प्रोटेस्ट कराओ करके अगेंस्ट गवर्नमेंट की। ये भी किसी ना किसी एजेंसीज के ही काम होते हैं। वो इकोसिस्टम काम, इकोसिस्टम एजेंसीज के काम है भाई। अगर मुझे भी कल आप मुझे बोलो, अब आप मुझे ये बोलो यार लक्की कल एक काम करना है कि तुझे प्रेजेंट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट को गिराना है। अब मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा ना सर, मैं क्योंकि एग्जाम्पल के लिए वहां गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं लिस्ट निकालूंगा पहले कि कौन कौन लोग बिकाऊ हैं इस देश के। मैं बिकाऊ की लिस्ट निकालूंगा सबसे पहले, इनको दबा के पैसा दो करके इनसे प्रोटेस्ट कराओ। अब वो डेली नारे करने आ जाएंगे पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। ये बिजनेस ये एजेंसीज करती हैं, और हमारे आम लोगों को लगता है कि यार ये हमारे मतलब ये लोग लोगों में धरना दे रहे हैं चीजें। मैंने आपको बोला सर, ये बिना फायदे के अपने कमरे से भी बाहर नहीं आएंगे। नहीं, अच्छी बात यह है कि अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है। और इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत लोगों को समझ में आएगा कि कितने अनसंग हीरोज होते हैं जो इतना सब कुछ जानते हुए भी कि सिस्टम कितना करप्ट है और कितने करप्ट लोग हैं, वो देश के लिए
अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, इतना रिस्क लेते हैं, और ये जानते हुए भी कि कभी उनकी हो सकता है, आप तो पॉडकास्ट में आ गए, बिल्कुल कितने लोग तो हैं जिनको लोग जानते नहीं, कितने बिल्कुल। लक्की विस्ट को लोग जानते ही नहीं है, बिल्कुल। आपके अगल बगल हो सकते हैं आप उनको ना जानते हो, 100%। उनके परिवार वाले भी नहीं जानते कि वो इस तरह से एक स्पाई की भूमिका निभा रहे हैं या इतना खतरा ले रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत बहुत अच्छा लगा लकी भाई आपसे बात करके। लेकिन आप जाते जाते, हाँ बिल्कुल, आप अगर देश के लोगों को कुछ कहना चाहें, जो आपको एक नागरिक के साथ साथ एक वो व्यक्ति जो देश के लिए इतना कुछ कर रहा है या किया है या जानता है कि क्या कुछ पर्दे के पीछे होता है, आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? सर मैं लोगों के मतलब जो भी हमारे मतलब जो भी आपका पॉडकास्ट देखेंगे या जो देख रहे हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ यार कि हमारे लिए सर देश धर्म से बड़ा धर्म नहीं है पहले कोई भी। हम चाहते हैं यार कि हम हर आदमी, आप में से कोई भी होगा, हम चाहते हैं यार हमारा घर बहुत अच्छा हो भाई। हम अपने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट करके सफाई करते हैं डेली, लेकिन हम अपने मोहल्ले की चिंता नहीं करते यार, ठीक है, हम अपने देश की चिंता नहीं करते। जब आपका देश सही होगा तो आपका घर ऑलरेडी सही होगा यार। जितना आप अपने घर से प्यार करते हो ना, अपनी चीजों से प्यार करते हो, उतना ही आप अपने इस देश से प्यार करो। भाई अल्टीमेटली देश बचेगा तो आप बचेंगे, देश बचोगे, बिल्कुल सर। और आप अपना धर्म भी तभी पालन कर पाओगे जब देश में देश है तब आप हो सर। तो मैंने आपको बोला कि देश से बड़ा दुनिया में कोई, देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और हमारे मतलब फ्लैग से ऊपर दुनिया में कोई नहीं है सर, ना मैं, ना आप, ना कोई और। बस लकी जी, सल्यूट है आपको। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको ये पॉडकास्ट देखकर कैसा लगा, क्या लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।